देखिए, सामान्य तौर पर जब हमने काव्य की परिभाषा को देखा या काव्य की परिभाषा को हम देखते हैं, तो काव्य की परिभाषा में एक बात आती है कि शब्द और अर्थ के समुदाय को काव्य कहा जाता है। मतलब ऐसा कोई समुदाय जिसमें शब्द और अर्थ दोनों समाहित हों, उसको हम काव्य कहेंगे। एक निश्चित शब्दावली और उसके माध्यम से निकलने वाला एक विशिष्ट प्रकार का अर्थ, उसी के समुदाय को काव्य कहा जाता है। और इन शब्द और अर्थों में गुण तो होने चाहिए, लेकिन दोष नहीं होने चाहिए। लेकिन सामान्य तौर पर एक सामान्य कथन को हम काव्य के रूप में स्वीकार नहीं करते। सामान्य कथन कभी भी काव्य स्वीकार नहीं किया जाता। उस सामान्य कथन के बजाय एक विशिष्ट प्रकार का कथन जिसमें कोई विशेष बात हो, अर्थात एक सामान्य बात के बजाय एक वक्रोक्ति, कई जगह आपने देखा वक्रोक्ति को काव्य मान लिया गया। कई लोग अलंकार को काव्य मानते हैं। मतलब यह हुआ कोई सामान्य बात को सजा धजा करके कहने की प्रक्रिया। एक सामान्य सी बात थी, उसी बात को एक विशिष्टता के साथ कहने की जो प्रक्रिया है, उसी वो जो विशिष्टता है, एक तरह से देखा जाए उस काव्य को सजाने की जो सजावट की वस्तु है, उस सजावट की वस्तु को ही हम अलंकार कहते हैं। मतलब जैसे मान लो आपने देखा होगा दैनिक जीवन के अंदर एक सामान्य मनुष्य है। सामान्य मनुष्य को विशेष प्रसंगों पर, जैसे विवाह इत्यादि के प्रसंग के ऊपर, उसको हमने सुंदर कपड़े पहना दिए, विशिष्ट प्रकार के आभूषण पहना दिए, या विशेष तौर से उसका मेकअप इत्यादि कर दिया। जिसका भी विवाह है उसके आधार पर उस दिन उसको विशिष्ट दिखाने के लिए, मनुष्य तो वही था, मनुष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उसको आपने विभिन्न प्रकार के नए नए कपड़े या नए प्रकार के जो सजावट की वस्तुएं लगा करके उसके अंदर सुंदरता की अभिवृद्धि कर दी। तो वो सुंदरता की अभिवृद्धि के अंदर जो जितने भी तत्व आए, सुंदरता के तत्व, उन सभी तत्वों को अलंकार कहते हैं। मतलब ये हुआ जैसे दैनिक जीवन में एक सामान्य व्यक्ति को आपने अलंकरणों का प्रयोग करके उसको सुंदर बना दिया, और वो जो सामान्य व्यक्ति था उससे बेहतर वो लगने लगा। ठीक उसी प्रकार से काव्य के अंदर भी एक सामान्य वाक्य के अंदर ऐसी कोई सुंदरता ला देना जिसके माध्यम से वो काव्य और भी सुंदर बन जाए, वो वाक्य और भी सुंदर बन जाए। वो जो सुंदरता के तत्व हैं उन्हीं को हम क्या कहेंगे? अलंकार कहेंगे। सामान्य तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जैसे हमारे वस्त्र, हमारे आभूषण, हमारी मेकअप की जो सामग्री है वो अलंकार है, ठीक उसी प्रकार से काव्य जगत के अंदर भी सामान्य वाक्य को एक विशिष्ट वाक्य बनाने का जो साधन है उसी को हम क्या कहेंगे? अलंकार कहेंगे। सामान्य तौर पर एक उदाहरण से आप यहां पर समझ सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति है रामलाल, विवाह के प्रसंग में आपने उसको सजाया। अब उसको विभिन्न प्रकार से वस्त्र, विभिन्न प्रकार के आभूषण, विभिन्न प्रकार के उसके साथ जो मेकअप इत्यादि का सामान लगाया। उसके बाद में वो जो सामान्य रामलाल था उसको आपने दूल्हा बना दिया या विशिष्ट आदमी बना दिया, ताकि विवाह के दिन उसका आकर्षण हो सके, सभी लोग उसकी ओर आकृष्ट हो सकें। तो वो अलंकरण के तत्व हैं। मतलब जिस दिन का जो सजा धजा रामलाल था, सजा धजा रामलाल में से ओरिजिनल रामलाल को हटा दें तो जो सामग्री बच गई वही सामग्री क्या कहलाएगी? अलंकार कहलाएगी। मैथ की भाषा में बात करें तो ये हो सकता है सजा धजा रामलाल माइनस ओरिजिनल रामलाल इज इक्वल टू अलंकार। सबसे बढ़िया परिभाषा होगी। सजे धजे रामलाल में से जो ओरिजिनल रामलाल को साइड में कर दो, अब क्या क्या बचा? उसके वस्त्र बच गए, उसके आभूषण बच गए, उसकी और कोई भी प्रसाधन की जो सामग्री है वो सारी सामग्री को अलंकार कहा जाता है। अब यहां पर हमारे पास यदि बात करें दैनिक जीवन में भी आपने देखा होगा अलंकार दो प्रकार के हो सकते हैं। कैसे अलंकार? देखो, एक तो हुआ बाह्य अलंकार। बाह्य अलंकार का मतलब ये हुआ जिसको हम देख सकते हैं। जैसे मान लो आपने देखा होगा वस्त्र, वैसे आपने देखा होगा आभूषण, वैसे आपने देखा मेकअप इत्यादि, ये तो बाह्य सामग्री है। और बाह्य सामग्री में क्या होता है? जो एक विशिष्ट कॉम्बिनेशन होता है ना, उसी में हमें अच्छा लगता है, उसी में हमें सुंदरता लगती है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने कोई एक ड्रेस कोड पहन रखा है, कोट पैंट पहन रखे हैं, सेम कलर के पहन रखे हैं तो आपको अच्छा लगेगा या उसका एक कॉम्बिनेशन बैठेगा। अब मान लो उसने कोट और कोई से कलर का और पैंट और कोई से कलर की, तो वो कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाएगा। यद्यपि है तो कोट ही,
है पैंट ही, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने उसमें बाहरी आवरण को चेंज कर दिया, चेंज करते ही वो अलंकार का जो नाश है वो हो जाएगा। वो सुंदरता थी ना, वो सुंदरता खत्म। जैसे मान लो आपने आभूषण पहना है, आभूषण का एक विशेष कलर चल रहा था, उसी कलर के सारे आभूषण हैं। मान लो आपने बीच में, यदि सुंदर लग रहा है तो ठीक है, आपने कोई विभिन्न अलग प्रकार का कोई कलर का दूसरा आभूषण पहन लिया, तो वो जैसे आपने आभूषण चेंज किया, आभूषण चेंज करते ही अलंकार का क्या हो जाएगा? नाश। यद्यपि चीज वही है। जैसे कपड़ों का एक कॉम्बिनेशन है, आपने एक ड्रेस कोड रखा, उस ड्रेस कोड में आपने एक ड्रेस का पार्ट चेंज कर दिया, कपड़ा वही है, लेकिन कलर चेंज करते ही आपका जो अलंकार था उसका क्या हो गया? नाश हो गया। तो एक होते हैं बाह्य अलंकार। बाह्य अलंकार में तो यही है कि जैसे ही आपने चेंज किया, जो दिखावटी वस्तु है उसको जैसे ही आपने चेंज किया, वैसे ही उस अलंकार का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। एक प्रकार के अलंकार तो ये हो गए जो हमें बाहरी तौर पर दिखते हैं। दूसरे अलंकार आंतरिक अलंकार होते हैं। आंतरिक अलंकार का मतलब ये हुआ जो हमारे अंदर के गुण, क्वालिटीज हैं, वो भी अलंकार के रूप में हैं। कैसे? मान लो आप सत्य बोलने की क्वालिटी रखते हैं, आप यदि हम बात करें कि आप ईमानदारी से काम करने की क्वालिटी रखते हैं, आप मेहनती हैं, आप ईमानदार हैं, ठीक है, आप मेहनती हैं, ईमानदार हैं, चारित्रिक हैं, चरित्रवान हैं। अब ये क्वालिटीज अंदर की क्वालिटीज है। अब किसी व्यक्ति के बारे में आप अंदर की क्वालिटी, बाहरी क्वालिटी को तो आप जान गए, अरे आप किसी शादी में जिमने गए, आपको पता ही नहीं था दूल्हा और दुल्हन कौन है, लेकिन आपको तो जिमने से मतलब था, गए, लेकिन फिर भी आपने देख करके कह तो दिया, देखो दूल्हा सुंदर लग रहा है या दुल्हन सुंदर लग रही है। आपने और कुछ नहीं देखा, केवल बाहरी आवरण को देख करके कह दिया, कि ड्रेस कोड को देख करके या कोई भी कॉम्बिनेशन है उसको देख करके कह दिया। मतलब बाहरी अलंकरणों का तो आपको देखते ही ज्ञान हो गया। लेकिन अब आप जब तक दूल्हे को जानोगे नहीं या दुल्हन को जानोगे नहीं, मतलब उसके साथ व्यवहार नहीं रहा, आप कभी उससे बातचीत नहीं की आपने, या उसके बारे में और कुछ नहीं जानते हो, तब तक आप उसके अंदर के गुणों को नहीं जान सकोगे कि वो कैसा है, सत्य है, धर्मी है, विधर्मी है, अधर्मी है, या फिर वो संस्कारी है कि नहीं है, इत्यादि सभी तत्वों का ज्ञान, मतलब जो अंदर के तत्व हैं, अंदर के तत्वों का ज्ञान तो तब होगा जब हम उसके साथ व्यवहार करेंगे, उसके साथ हमारी बातचीत होगी, या उसके साथ हम रहे होंगे, उसके साथ हमने पढ़ाई की होगी, उसके साथ हमने कोई व्यापार किया होगा, उसके घर में हम गए होंगे, तभी तो पता लगेगा। तो ये कहलाते हैं आंतरिक अलंकरण। आंतरिक अलंकरण ये भी सुंदरता के तत्व हैं। अब बताओ, जो बाह्य अलंकरण थे, बाह्य अलंकरण में तो आपने एक चीज चेंज करते अलंकार का नाश। ड्रेस कोड में आपने एक ड्रेस चेंज कर दी, ड्रेस का मतलब कोट जो कलर था ना, उस कलर को चेंज किया। कोट तो कोट ही है, लेकिन कलर को चेंज करते अलंकार का नाश हो गया। जबकि आप तो कहो कि कोट तो वही है तो कोट ही, लेकिन वो जैसे ही आपने कलर चेंज किया, कलर चेंज करते अलंकार का नाश हो गया, मतलब सुंदरता का नाश हो गया। लेकिन यदि कपड़े जैसे बाहरी आवरण है, बाहरी आवरण को चेंज करने से अंदर की क्वालिटीज के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब यदि आंतरिक अलंकारों की बात आएगी तो बाह्य तत्वों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। दो प्रकार के व्यक्ति हो गए, कुछ तो हो गए बाहरी रूप से सुंदर, कुछ हो गए आंतरिक रूप से सुंदर। और कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है दिखने में भी सुंदर हो और अंदर से भी अच्छा व्यक्ति हो, अच्छा व्यक्तित्व हो। तो ऐसे प्रसंगों को हम दोनों पक्षों में रख सकते हैं, उभय पक्षों में रख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अब काव्य की तरफ भी आ जाइए। इस परिभाषा को लेकर के, काव्य भी एक शरीर है, जैसे हमारा शरीर है वैसे काव्य भी एक शरीर है। कहा भी जाता है शब्दार्थ शरीरस्य। हमारा जो काव्य है, काव्य के शरीर में कौन कौन तत्व हैं? शब्द और अर्थ। शब्द तो बाहरी, जैसे हमारी चमड़ी दिख रही है ना, हमारा चेहरा दिख रहा है, हमारा जो भी हमारा जो बाह्य तत्व है वो सारा का सारा तो क्या है? शब्द है। और हमारे जितने भी आंतरिक तत्व हैं वो आंतरिक तत्व क्या माना जाएगा? अर्थ। हमारा जो काव्य है, काव्य के भी दो अंग हैं, बाह्य अंग शब्द हो गया और आंतरिक अंग अर्थ हो गया। अब दैनिक जीवन में आप देखो, जैसे मैंने अभी दूल्हा दुल्हन का उदाहरण दिया, जिस प्रकार से बाह्य अलंकारों को तो आप देखते ही पहचान जाओगे, देखते ही पहचान जाओगे, लेकिन आंतरिक अलंकारों के लिए तो आपको उसके साथ बातचीत करनी पड़ेगी, रहना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप कह पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से काव्य के अंदर भी जो शब्दों से संबंधित अलंकार, बाहरी अलंकार है ना, उनको तो देखते ही पहचान जाओगे आप, उनको तो क्या करोगे? देखते ही पहचान जाओगे। लेकिन यदि आंतरिक अलंकारों की बात आएगी, अर्थात अर्थ वाले अलंकारों की बात आएगी, तो
तो जब तक आप अर्थ को नहीं समझेंगे, देखो अर्थ के प्रसंग में भी कई बातें आती हैं। देखो सबसे पहले होता है शब्दार्थ। कोई भी अर्थ आए ना, अर्थ में पहली पोजीशन है शब्दार्थ। जैसे मान लो आपने कहा कि कौरव युद्ध से 9-2-11 हो गए, कौरव युद्ध से 9-2-11 हो गए, तो एक अर्थ तो ये हुआ सीधे तौर पर कि कौरव युद्ध से 9 और 2 11 हो गए सीधे। मतलब 9 और 2 का मतलब केवल 9 और 2 ही रखा, संख्यात्मक है। अगर युद्ध में हो सकता है 9 पहले थे, 2 और आ गए, कितने हो गए? 11 हो गए। ये तो क्या कहलाएगा? शब्दार्थ कहलाएगा कि 9 तो पहले लड़ रहे थे, 2 और आ गए, कितने हो गए? 11। तो ये तो क्या कहलाएगा? शब्दार्थ। शब्दार्थ की आगे की अवस्था है भावार्थ। अब वो जो आपने कहा ना कि कौरव युद्ध से 9-2-11 हो गए, अब उसका भाव क्या निकल रहा था? 9-2-11 होने का मतलब क्या है? भाग जाना। तो आपने जो अब अर्थ निकाला ना कि कौरव युद्ध से भाग गए, 9-2-11 हो गए, मतलब युद्ध से क्या कर गए? भाग गए, तो वो क्या कहलाएगा? भावार्थ। और एक तीसरा अर्थ निकलता है, उसको कहा जाता है तात्पर्यार्थ। तीसरा अर्थ और आ गया एक और, तात्पर्यार्थ। तात्पर्यार्थ का मतलब अब आपने क्या निकाला? निष्कर्ष निकाला लास्ट में। कौरव युद्ध से 9-2-11 हो गए, इसका मतलब कौरव हार गए, इसका मतलब कौरव डरपोक थे जो डर के मारे भाग गए। ये आपने डरपोक या हारना इत्यादि जो भाव निकाले लास्ट में जाकर के, उसी को हम क्या कहेंगे? तात्पर्यार्थ। ये 3 अवस्थाएं हुआ करती हैं कोई भी अर्थ के प्रसंग में। अर्थालंकारों को समझने के लिए आपको ये तीनों पोजीशन तक पहुंचना होगा, तभी जाकर के आप अर्थालंकार अर्थात जो आंतरिक अलंकार है उन आंतरिक अलंकारों को पहचान सकते हैं। शब्दालंकार को तो देखते पहचान जाओगे, लेकिन अर्थालंकार के लिए यह आवश्यकता पड़ती है। इसी रूप में हम इसकी परिभाषाओं को देख सकते हैं। देखो, लोके यथा हारादयः मानवस्य शोभां वर्धयन्ति तथैव काव्यशास्त्रे शब्दार्थ शरीरस्य सौंदर्यवर्धकाः पदार्थाः अलंकाराः। देखो लोके दैनिक जीवन में जिस प्रकार से हार इत्यादि का मतलब गले के जो हार इत्यादि है, महिला के प्रसंग में हार हो गया, पुरुष के प्रसंग में उसकी जो माला इत्यादि है वो यथा मानवस्य शोभां वर्धयन्ति, मानव की शोभा को बढ़ाते हैं। मानव की शोभा को बढ़ाते हैं मतलब मानव की सुंदरता को बढ़ाते हैं, मनुष्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। वैसे ही काव्यशास्त्र के अंदर, और वो कैसा काव्यशास्त्र? जिसका शरीर कैसा है? शब्द और अर्थ रूपी शरीर। शब्द और अर्थ रूपी शरीर के जो सौंदर्यवर्धक तत्व हैं, जितने भी सौंदर्यवर्धक तत्व हैं या पदार्थ हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। जैसे दैनिक जीवन में बताया ना, मनुष्य की शोभा बढ़ाने वाले हार इत्यादि तत्व हुआ करते हैं, ठीक उसी प्रकार से काव्य शास्त्र के अंदर भी हमारा जो शरीर है वो कैसा शरीर हो गया? शब्द और अर्थ रूपी शरीर हो गया। उस शरीर की शोभा को बढ़ाने वाले तत्वों को ही हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। इसको लेकर के एक लड़ाई रही है। कई लोग तो ये कहते हैं काव्य के अंदर अलंकार होना चाहिए, काव्य के अंदर अलंकार होना चाहिए। उनको तो कह दिया जाता है अलंकारवादी। जो अलंकार के अनिवार्य तौर पर एक्सेप्ट करते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? अलंकारवादी। कि सुंदरता होनी चाहिए तभी जाकर के काव्य बनेगा। और कुछ लोग कहते हैं कि अलंकार नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अलंकार की परिभाषा काव्य के दौरान, काव्य की परिभाषा में अलंकार अनिवार्य नहीं है। अलंकार हो भी सकता है, अलंकार नहीं भी हो सकता। अनलंकृति पुनः क्वापि, यदि अलंकार नहीं हो तो भी काव्य रहेगा। लेकिन ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि यदि उसमें अलंकार आ जाएगा तो उसमें काव्य की शोभा को बढ़ाया जा सकता है। आप तो ये समझो, जैसे मान लो कोई भी एक बात है, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो ये तो सामान्य वाक्य हो गया। लेकिन इसकी जगह मैं ये कह दूं कि आप किस संज्ञा को धारण करते हो। संज्ञा का मतलब क्या होता है? स्थान, वस्तु, व्यक्ति का नाम। तो वही बात थी, आपका नाम भी आपकी संज्ञा है। तो मैंने प्रश्न क्या पूछा कि आप कौन सी संज्ञा को धारण करते हो? आपने जवाब दिया कि मैं दिनेश नामक संज्ञा को धारण करता हूं। मतलब नाम क्या है आपका? दिनेश। बात को घुमा दिया, बात को कुछ विशिष्ट कह दिया, ठीक है कोई बात नहीं। आपने फिर कहा, मेरा प्रश्न का तरीका दूसरा हो गया कि आप कौन कौन से अक्षरों को अलंकृत किए हुए हो। जैसे आपका नाम कोई भी है, दिनेश, रमेश, सुरेश। अब वो आपने आपसे पूछा कि आपने कौन कौन से अक्षरों को अलंकृत किया हुआ है।
मतलब वही बात हो गई कि आपका नाम क्या है। एक सामान्य बात को सजा धजा करके कह देना, यही क्या होगा, अलंकार होगा। लेकिन अलंकार का उद्देश्य केवल सजावट धजावट ही नहीं है, साथ में कई बार हम बात को स्पष्ट करने के लिए भी कई बातें करते हैं, किसी एक बात को समझाने के लिए भी अलंकारों का प्रयोग करते हैं। कैसे कैसे प्रयोग करते हैं, देखो कई बार क्या होता है, जैसे मान लो कवि ने कोई नायिका का वर्णन प्रारंभ किया, नायिका का वर्णन प्रारंभ किया कि उसका मुख बहुत सुंदर है, उसके हाथ ऐसे हैं, उसका चेहरा ऐसा है, उसके बाल ऐसे हैं। अब जो पाठक या श्रोता है वो केवल ये तो सुनता है कि अच्छा नायिका बहुत सुंदर है, लेकिन किस प्रकार की है वो समझ नहीं पाता। तो ऐसे प्रसंगों में क्या होता है, एक काम होता है तुलना का काम, कंपैरिजन का काम। हमें कोई चीज आती हो, आती हुई चीज के साथ अब आपने तुलना की कि उस नायिका का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब चंद्रमा को सब जानते हैं कि चंद्रमा कितना सुंदर है, और आपने मुख की तुलना किससे कर दी, चंद्रमा से कर दी। अब जो भी जिस व्यक्ति को नायिका की सुंदरता का ज्ञान नहीं था वो भी समझ जाएगा, अच्छा जिस प्रकार से चंद्रमा सुंदर है उसी प्रकार से उस नायिका का भी मुख सुंदर होगा। मतलब ये हुआ यहां पर कोई भी एक ज्ञात तत्व के माध्यम से, अलंकारों के माध्यम से अज्ञात तत्व का ज्ञान भी किया जा सकता है। एक छोटो यहां पर सबसे बढ़िया उदाहरण दिया जा सकता है, उससे और भी क्लियर हो जाएगा। कालिदास का एक महाकाव्य है रघुवंश, और रघुवंश में एक आता है इंदुमती स्वयंवर का प्रसंग आता है। राजकुमारी है इंदुमती, उसका स्वयंवर रचा गया। अब अनेक राजकुमार आए हुए हैं, लाइन से बैठे हुए हैं। इंदुमती अपने हाथ में वरमाला लेकर के चल रही है, और उसकी सखी जो उन सभी राजाओं के बारे में जानती है, उनका सबका बायोडाटा उसके पास है, वो बगल में है। और प्रत्येक राजा के सामने वो जाती है। जैसे मान लो इंदुमती यहां से गई, इस पहले राजा के पास आई, और उसकी जो सहेली है वो इसके बारे में बताती है कि ये फला देश के राजा हैं, इसने इतना इतना इनका विस्तार है, इतने युद्ध जीते हैं, इतने ये है, इतने ये है। फिर इंदुमती को पसंद नहीं आया तो उसको छोड़ करके 2 कदम आगे चली गई। फिर ये दूसरे राजा के सामने आया, दूसरे राजा के सामने जाकर के फिर वो उसके बारे में बताती है। फिर तीसरे राजा के सामने आई, फिर उसके बारे में बताती है। इंदुमती आगे चलती गई। अब इस वक्त जिस राजा के सामने वो जाए, एक बार तो राजा प्रफुल्लित हो जाए कि मेरा नंबर आने वाला है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इंदुमती उसको छोड़ करके आगे चली जाए तो पीछे वाला राजा तो क्या हो गया कि अब तो आज तो रिजेक्ट हो गए हैं, छोड़ो अगली बार ट्राई करेंगे। पीछे वाला राजा दुखी हो गया क्योंकि दूसरा राउंड तो था ही नहीं, एक ही राउंड हुआ करता था, जो पसंद आ गया उसी का काम। अब वहां पर पीछे वाला राजा दुखी हो गया, फिर दूसरे के पास गई, फिर दूसरे का परिचय हुआ कि ये राजा है, फला देश के राजा है, और तो और ये बीएड किए हुए हैं, एसटीसी किए हुए हैं, आरटेट भी पास है, दोनों लेवल में पास है। तो इसने सोचा कि क्या आरटेट वालों की भी क्या जिंदगी है, छोड़ो आगे चलो। तो पीछे वाला फिर दुखी हो गया, फिर तीसरे के पास। मतलब अब समस्या ये हो गई, इंदुमती स्वयंवर में राजाओं की स्थिति कैसी हो रही थी, इसका ज्ञान देना था कालिदास को। कालिदास पाठकों को, श्रोताओं को ज्ञान देना चाहते थे, लेकिन पुराने जो हमारे जितने भी स्वयंवर होते थे ना, उनमें राजाओं के जो पुत्र हैं वही जा पाते थे, सामान्य मनुष्य नहीं जा पाते थे। तो उनको तो पता ही नहीं था कि राजाओं की हालत क्या होती होगी। तो उन्होंने एक सबसे बढ़िया उदाहरण दिया कि चलो मैं बताता हूं कैसी स्थिति हुई होगी। ये राजमहल है, मान लो राजमहल का ये जो मार्ग है इसको राजमार्ग कहा जाता है। मतलब राजमहल तक जो जाने वाला मार्ग है ना, राजा के निवास तक जाने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है, राजमार्ग। अब राजमार्ग के दोनों तरफ काफी बिल्डिंग्स हैं, काफी भवन है। अब एक कोई रथ यहां से चल रहा है, जिसके जैसे कि पहले आपने देखा होगा रथों के आगे मसाल लेके चलते थे ताकि प्रकाश हो जाए, या रथ के बगल में मसाल जली हुई है ताकि प्रकाश हो जाए। अब ये रथ जिस घर के सामने जाता, उस घर का तो जो घर है ना पूरा का पूरा प्रकाशित हो जाता है एक बारगी। और जैसे ही रथ यहां से निकल करके आगे गया तो ये पीछे वाले जो घर थे ना वो पहले की तरह अंधेरे में हो गए, रात के टाइम की बात है। अब प्रकाश किनके सामने हो गया, इन भवनों के सामने हो गया। फिर इसको छोड़ करके आगे चला गया रथ, तो पीछे वालों में वापस अंधेरा, ठीक है। तो ये प्रकाशित हो गई। अब ये स्थिति तो सबने देखी है भाई, राजमार्ग के ऊपर देख तो कोई भी सकता है ना।
तो अब इससे पता लग गया कि अच्छा जिस जिस राजकुमार के सामने इंदुमती गई होगी वो एक बार प्रफुल्लित वैसे ही हुआ जैसे रथ जिस भवन के सामने जाए, और जैसे छोड़ करके आगे चली जाए तो वो राजा उसी प्रकार से दुखी हुआ जैसे कि किसी भवन को छोड़ करके रथ आगे चला गया। तो ये स्थिति तो ज्ञात थी, ये तो सभी जानते हैं। अब ज्ञात के माध्यम से ये राजकुमारों की जो अज्ञात स्थिति है ना उसका ज्ञान दिया गया। जैसे कि ज्ञात चंद्रमा था ना, चंद्रमा को सब जानते हैं, चंद्रमा के माध्यम से आपने नायिका की सुंदरता की ज्ञान करवा दिया, तो ज्ञात के माध्यम से अज्ञात का ज्ञान करवा दिया। यही अलंकार है। मतलब काव्य के अंदर जो विशिष्टता लाने वाले जितने भी तत्व है ना, अब यहां पर बात को समझाने के लिए कितना सुंदर उपमान दे दिया। उपमा अलंकार का प्रसंग आता है यहां पर, तो यहां पर पूरा का पूरा सुंदरता का तत्व तो होगा ही होगा, कई बार समझाने के दृष्टिकोण से भी अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। ये काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को जैसे कि और देख लीजिएगा, अलंक्रियते अनेनिति अलंकार है, जिसके माध्यम से अलंकृत किया जावे, मतलब सजाने धजाने का काम किया जावे, अर्थात काव्य की शोभा के बढ़ाने के जितने भी माध्यम हैं उन सभी को अलंकार कहते हैं। एक अच्छी परिभाषा और आ जाती है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले, काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्व हैं। अब ये जो अलंकार है ये अलंकार तीन प्रकार का होगा। एक तो जैसे कि मैंने बताया बाहरी अलंकार होंगे जो केवल देखते ही हमें ज्ञान हो जाएगा, उनको यहां पे क्या कहा गया है? शब्दालंकार कहा गया है। कुछ अलंकार ऐसे हैं जिनमें आंतरिक तत्व का ज्ञान करना होगा, उसको हम क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। मतलब एक तो हो गया शब्दालंकार और एक हो गया अर्थालंकार, और एक होता है उभयालंकार जिसमें शब्द और अर्थ दोनों समाहित हो जाए। तीन प्रकार से अलंकारों में बांट सकते हैं। सामान्य ज्ञान आपको ध्यान रखना है, आपकी परीक्षा में तो कोई भी श्लोक आएगा, अब उसमें सामान्य तौर पर यही प्रश्न पूछेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। शब्द अर्थ और शब्दार्थ में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये तो सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से आपको देखना है। शब्दालंकार देखिए, शब्दालंकार में क्या होता है? शब्दालंकार से तात्पर्य ऐसे अलंकारों से है जो केवल शब्दों के आधार पर होंगे। मतलब जो बाहरी तत्व है ना, बाहरी तत्व के आधार पर होने वाले अलंकारों को हम क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। इसमें कोई अर्थ के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, कोई विशेष प्रकार के अर्थ की आवश्यकता नहीं होती, अर्थ के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। यहां अर्थ का ज्ञान नहीं होने पर भी काव्य को सुनने मात्र से रस की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे कि आपको मैंने बताया काव्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, जैसे कि काव्यम यशसे अर्थकृते शिवेतरक्षतये, और वहां पे एक बात आती है सद्य पर निवृत्तये, मतलब रसोत्पत्ति करना, आनंदानुभूति करना काव्य का मुख्य उद्देश्य होता है। जैसे दैनिक जीवन में आपने देखा किसी व्यक्ति की सुंदरता को देखते ही आपको अच्छा लगा, रसानुभूति हुई या सौंदर्यानुभूति हुई, ठीक उसी प्रकार से शब्दालंकार का प्रसंग वो प्रसंग कहलाएगा जिसमें केवल देखते ही, देखने मात्र से ही काव्य की रसोत्पत्ति हो जाए, मतलब उसके अंदर रस की उत्पत्ति हो जाए, ऐसे अलंकारों को शब्दालंकार कहेंगे। अर्थात मतलब ये भी कह सकते हैं कि बाहरी तत्व भी काव्य की शोभा को बढ़ा सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया ना, शब्द का परिवर्तन करते ही अलंकार का नाश हो जाएगा। बाहरी अलंकारों की विशेषता यही है, आपने जैसे ही ड्रेस कोड पहना हुआ था ना, उसमें आपने कलर चेंज कर दिया, कलर चेंज करते ही क्या हो जाएगा? अलंकार का नाश हो जाएगा। मतलब यह हुआ कि यहां पर जितने भी प्रसंग हैं बाह्य अलंकरणों में यही बात विशेष है, जैसे ही आपने शब्द चेंज किया, शब्द चेंज करते ही वहां पर अलंकार का भी क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। जैसे कि अभी हम बताएंगे अनुप्रास अलंकार, जिसमें वर्णों की आवृत्ति हो जाती है और उसके माध्यम से सुंदरता आ जाती है। इसी प्रकार से हमारे पास दूसरे प्रकार के अलंकार है अर्थालंकार। जैसे मैंने बताया अर्थ की सुंदरता को अर्थालंकार कहा जाएगा। मतलब जब तक आप श्लोक के अर्थ को, अब वो आंतरिक अलंकार हो गए ना, जैसे हमें आंतरिक अलंकार जानने के लिए उस व्यक्ति विशेष के साथ व्यवहार करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आप पहचान पाओगे। ठीक उसी प्रकार से अर्थालंकारों का ज्ञान भी आपको तभी हो सकता है जब आप उसके साथ व्यवहार करें,
मतलब उसके भाव को समझें, उसके अर्थ को समझें, उसके तात्पर्य को समझें, तभी जाकर के आप अर्थ अलंकारों को पहचान सकते हैं। जैसे कि उपमा इत्यादि अलंकार ये अर्थ अलंकार में आते हैं। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया ना, वो उपमा का उदाहरण था। तो जब तक आपको अर्थ नहीं आएगा तब तक उस अलंकार को नहीं पहचान सकते। और जिसके अंदर दोनों बातें हों, मतलब शब्द भी हो और अर्थ भी हो, दोनों प्रकार का अलंकार हो, उसको उभयालंकार भी कह सकते हैं। और उभयालंकार का ही नाम, उभय में कौन कौन आ गए, शब्द और अर्थ दोनों आ गए ना, इसी को हम क्या कह सकते हैं, शब्दार्थ अलंकार भी कह सकते हैं। मतलब शब्द और अर्थ दोनों के दोनों, ये नामकरण उसका दिया जा सकता है। जैसे अभी हम चर्चा करेंगे, श्लेष अलंकार में शब्द भी देखा जाएगा और अर्थ भी देखा जाएगा, दोनों चीजें चेक की जाएंगी, उसको हम क्या कहेंगे, उभयालंकार में रखेंगे। सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से आप ये याद रख सकते हैं। चलो, ये तो एक सामान्य ज्ञान की बात हो गई। अब हम, वैसे तो अलंकार काफी हैं, सैकड़ों अलंकार हैं, लेकिन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण अलंकार हैं उनको हम यहां पर रख रहे हैं। और इसमें इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। अलंकार के अंदर जो बात लिखी हुई है ना, अलंकार के नाम के अंदर जो बात लिखी हुई है, जैसे मैंने आपको छंद के बारे में बताया, 5-6 लाइनों के अंदर पूरा क्लियर हो गया। ठीक उसी प्रकार से अलंकार में भी शब्द में जो बात छिपी हुई है ना, उस शब्द से ही समझ जाओ आप। जैसे एक एक चीज को मैं लेकर के चल रहा हूं। नंबर 1, सबसे पहला अलंकार आता है हमारे पास अनुप्रास। देखो, अनुप्रास के अंदर 3 शब्द हैं, अनु, प्र और आस। जैसे कि आपने धातु रूपों के दौरान देखा, आस का मतलब बैठना होता है, रुकना होता है, आस्ते, आसाते, आशते इत्यादि रूप बनते हैं। अनु का मतलब होता है अनुकरण करके, अनुकरण करके। और प्र का मतलब हो गया प्रकृष्ट रूप से या विशेष रूप से। और आस का मतलब बैठना। अब यहां पर काव्य के अंदर तो शब्द होंगे, वर्ण होंगे, और वो वर्ण अनुकरण करके प्रकृष्ट रूप से बैठे हुए हो, मतलब एक ही वर्ण बार बार आ रहा हो। अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, अनुकरण करना, आवृत्ति होना, बार बार रिपीट होना। जब कभी ऐसा कोई भी श्लोक आप तो देख लेना, श्लोक के अंदर आपको लगे एक ही वर्ण बार बार आ रहा है, या 1-2 वर्ण बार बार आ रहे हैं, या फिर 3 वर्ण भी बार बार लेकिन उसी सीरियल से आ रहे हैं। जैसे मान लो, एक उदाहरण देता हूं मैं, केस है, कास है। कोई श्लोक का पाठ लिया मैंने जिसमें यह लिखा हुआ था, केस है कासस तब का विकास है। आगे श्लोक और भी है, लेकिन इतना सा देखो आप, केस है कास है। अब यहां पे क श, स्वर चाहे अलग हो गया हो, कोई मतलब नहीं है, क श, लेकिन व्यंजन की आवृत्ति हो गई ना। यहां पर वर्ण साम्यम, आपको मैंने बताया था छंदों के प्रसंग में वर्ण का मतलब स्वर था, लेकिन अनुप्रास अलंकार के प्रसंग में वर्ण का मतलब व्यंजन से है। वर्ण का तात्पर्य किससे है, व्यंजन से। वर्ण साम्यम अनुप्रास है, मतलब यह हुआ ऐसा कोई काव्य, ऐसा कोई भी श्लोक। देखो, एक हमारी एक थोड़ी सी मानसिकता ऐसे बन जाती है कि केवल पद्य में ही अलंकार पूछा जाता है, लेकिन ध्यान रखना, अलंकार की परिभाषा में कहीं पर भी यह बात नहीं आई कि श्लोक ही होना चाहिए। गद्य में भी अलंकार हो सकता है, गद्य में भी वो सुंदरता हो सकती है। मतलब कैसा भी काव्य हो, चाहे गद्य काव्य हो चाहे पद्य काव्य हो, उसके अंदर यदि किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो रही हो, व्यंजन वर्ण का बार बार प्रयोग हो रहा हो, एक या अधिक वर्णों का बार बार प्रयोग होना अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अर्थात वर्णों की जो समानता है उसी को अनुप्रास कहेंगे। और यहां पे वर्णों की समानता का मतलब किससे, व्यंजन वर्णों की समानता से है। मतलब ये हुआ, कोई भी श्लोक ऐसा मिले आपको, सामान्य तौर पर क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में अलंकार का टॉपिक श्लोक के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें तो श्लोक की बात करनी है। वैसे ये गद्य में भी हो सकता था। अब सुनो, यदि किसी व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति आ जाए, चाहे स्वरों की विषमता रहे, जैसे इधर देखो, केस में कै में तो ए स्वर था और का में आ है, जबकि स में तो ए आई था। स्वर अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी आवृत्ति किसकी हुई, कैसे, इसकी आवृत्ति हो गई। तो वर्णों की आवृत्ति होते ही आपको कौन सा अलंकार मानना है, अनुप्रास अलंकार मानना है। शब्द में ही देख लीजिएगा, अनु का मतलब क्या हुआ, अनुकरण करके, कोई भी वर्ण, एक ही वर्ण। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया ये शब्दालंकार है।
आपने हिंदी का एक उदाहरण सुना होगा, चारु चंद्र की चंचल किरणें। चारु च, चंद्र च, चंचल च च, च की आवृत्ति 4 बार होगी ना, उसको हम क्या कर रख देते हैं, अनुप्रास में रख देते हैं। लेकिन जैसे ही आपने शब्द को चेंज किया, मैंने क्या बताया था, शब्दालंकार जो भाई अलंकार है, आपने शब्द को चेंज कर दिया। जैसे वहां पे आपने कहा ना, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु का मतलब सुंदर और चंद्र का मतलब चंद्रमा। अब आपने चंद्रमा की जगह उसका पर्यायवाची रख दिया। एक चंद्रमा का पर्यायवाची आता है इंदु, इंदु आता है, विदु आता है। अब आपने कहा कि चारु विधु की चंचल किरणें, अब वो सुंदरता नहीं रही ना, मतलब आपने शब्द चेंज कर दिया, अर्थ तो वही रहा, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आपने शब्द चेंज किया, शब्द चेंज करते ही क्या हो जाएगा, उसमें अलंकार का नाश। अब चारु की जगह आपने सुंदर कर दिया कि सुंदर विधु की चंचल किरणें। अब वो जो च च की सुंदरता थी ना, वो खत्म हो गई। अर्थ वही है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन शब्दालंकार में आपने बाहरी कपड़े चेंज किए, व्यक्ति तो वही रहा ना, व्यक्ति में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन वो कपड़े चेंज करते ही उसकी जो सुंदरता है उसका क्या हो गया, नाश हो गया। तो बाहरी अलंकारों में यही बात विशेष होती है, जैसे ही आपने शब्द चेंज किया वहां पे क्या हो जाएगा, अलंकार का नाश। अब देखो, एको देवः, एक उदाहरण देख लीजिएगा। वैसे उदाहरणों को रटने की आवश्यकता नहीं है, आपके कोई भी श्लोक आ सकता है, ये तो मैं केवल उदाहरण मात्र से दे रहा हूं कि आप कैसे पहचानेंगे इत्यादि रूप में। एको देवः केशवो वा शिवो वा एकम मित्रम भूपतिर्वा यतिर्वा एको वासः पत्तने वा वने वा एका नारी सुंदरी वा दरी वा। अब देखो यहां पर देखना, देखो केशवो वा शिवो वा, श व श व, बताइए तीन उसी सीरियल से थे ना, इधर भी तीनों उसी सीरियल से आए। तो सबसे पहले किसकी आवृत्ति हुई, स व। नीचे आओ, एकम मित्रम भूपतिर्वा यतिर्वा त र व, र भी तो है अनंत, ऊपर चला गया तो क्या दिक्कत है, त र व ऊपर चला गया, लेकिन आवृत्ति किसकी हुई, त र व, उसी सीरियल से। सीरियल भी वही होना चाहिए, तभी सुंदरता रहेगी। अरे अभी आपको मैंने बताया केस है कास है, केस है कास है, ये कैस है कैसा सीरियल वाइज थे, इसकी जगह कास है की जगह मैं कर देता साक है, उल्टा कर दिया मैंने। अब ये कैश है तो सही, लेकिन इधर क्या हो गया, शैक है, उल्टा हो गया। अब इसमें यह अलंकार नष्ट हो गया। मतलब यह हुआ, यदि एक से अधिक व्यंजन आ रहे हैं ना, उनकी आवृत्ति हो रही है, तो सीरियल भी वही होना चाहिए, तभी जाकर के अनुप्रास अलंकार होगा, सुंदरता आएगी तभी, अन्यथा सुंदरता की कोई बात नहीं है। एक बात और, जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप कोई सामने व्यक्ति खड़ा है जिसने मान लो लाल सी ड्रेस पहन रखी है, एक व्यक्ति तो कहता है देखो कितना सुंदर लग रहा है, कितनी अच्छी ड्रेस पहना हुआ है, और दूसरे व्यक्ति को देखो क्या लाल सी ड्रेस पहना हुआ है, जैसे कि रेलगाड़ी बन रही हो, ऐसा लग रहा है। तो ये एक ही चीज, एक ही व्यक्ति था, एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से तो वो सुंदर हो गया, और एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से वो क्या हो गया, कुरूप हो गया। इसका मतलब ये हुआ, जितने भी अलंकार है ना, वो व्यक्ति सापेक्ष होते हैं, देखने वाले पे डिपेंड करते हैं, देखने वाले पे डिपेंड करेंगे। और दूसरी बात, एक व्यक्ति में अनेक अलंकार भी हो सकते हैं ना। अनेक अलंकार कैसे, उसके कपड़े भी सुंदर हो सकते हैं, उसके आभूषण भी सुंदर हो सकते हैं, उसकी शारीरिक संरचना भी सुंदर हो सकती है। बाह्य दृष्टिकोण से देख लो, अंदर से वो सत्यवादी भी हो सकता है, ईमानदार भी हो सकता है, व्यवहारी भी हो सकता है। मतलब यह हुआ, एक व्यक्ति में एक से अधिक अलंकार भी संभव है, चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, चाहे दोनों प्रकार के हो। उसी प्रकार से एक ही पंक्ति के अंदर भी अनेक अलंकार संभव हैं, एक ही पंक्ति में अनेक अलंकार संभव हैं। जैसे यहां पर, जैसे एक जगह यह अलंकार हो गया, वही सेम चल रहा है, यहां पर भी वही अलंकार आ गया। हो सकता था कि यहां पे कोई दूसरा अलंकार भी आ जाए,
एक श्लोक में एक से अधिक अलंकार भी संभव है, यह भी ध्यान रखना। छंद तो एक ही संभव था, अरे साचा तो कोई एक ही हो सकता था। छंद किसी श्लोक में होगा और वहां पर केवल एक ही छंद हो सकता है, दूसरा हो ही नहीं सकता। अलंकार एक से ज्यादा भी संभव है। आगे देखो, एको वास है पत्तने वा वने वा न व उसी सीरियल से आ गया। और एका नारी सुंदरी वा दरी वा द र व इनकी आवृत्ति हो गई। इसी चारों प्रसंगों में अब कोई सी भी पंक्ति उठा के दे दी आपको, मान लो कोई ऐसा श्लोक होता जिसमें लास्ट की लाइन होती, बाकी 3 लाइन और कोई थी, तो इसके अंदर भी आपको अनुप्रास अलंकार मानना होगा। चारों पंक्तियों के अंदर यहां पर अनुप्रास की बात आ गई। अब हो सकता है इस लाइन में अनुप्रास आ गया और इसमें कोई तुलना की बात कर रहे हो, उपमा में पहुंच जाता। हो सकता है इसमें कोई श्लेष होता, हो सकता है इसमें और कुछ होता। एक श्लोक में एक से ज्यादा अलंकार भी संभव है। वैसे ज्यादातर आपको जब भी पूछा जाएगा तो उस श्लोक में कोई एक ही अलंकार विशेष तौर पर रहेगा। अनुप्रास का मतलब समझ जाइए, जहां पे वर्णों की आवृत्ति होगी उसी को अनुप्रास अलंकार कहेंगे। एक राजस्थान के कला संस्कृति से जुड़ा हुआ एक उदाहरण मैं ले रहा हूं। राजस्थान के बारे में कहा गया, शेषा वीरधरा मरुधरा राजस्थली राजते। ऐसी राजस्थान या राजस्थली सुशोभित होती है। कैसी? नार्यो यत्र सुलोचना सुललना लक्ष्मी स्वरूपा गृहे, जहां पे अच्छे आंखों वाली, अच्छे व्यवहार वाली, लक्ष्मी स्वरूप जितनी भी महिलाएं हैं जहां पे निवास करती हो। ता दुर्गा प्रभवंती रक्त नयना वीरांगना आहवे। युद्ध की बात आए तो वो दुर्गा का स्वरूप धारण करके रक्त नयन लाल आंखों वाली हो जाए। वीराणाम जनन स्थली प्रियधरा शस्त्रस्य शास्त्रस्य च, मतलब ये शास्त्रस्य या जो वीरों की जनन स्थली है, जन्म देने वाली है, और शस्त्र और शास्त्र मतलब युद्ध और ज्ञान दोनों की प्रियधरा है। ऐसी राजस्थली सुशोभित होती है। मेरे लिए वो ऐसी प्रियधरा, प्रिय रूप में वसुंधरा या प्रिय भूमि जो राजस्थान है वो सुशोभित होता है। चलो, अर्थ की आवश्यकता नहीं हमें, क्योंकि हमें तो देखते ही ज्ञान हो रहा है। देखो इधर, यहां पे कौन कौन से स ल आवृत्ति हुई ना। सबसे पहले स ल, इधर आ जाइए आगे। स श त्र श य और सा स त्र श य। स्वर अलग हो गया। शास्त्र और शास्त्र में स्टार्टिंग का स्वर अलग हो गया। स्वर अलग हो तो कोई मतलब नहीं हमें। व्यंजन वर्ण की आवृत्ति को ही आप अनुप्रास अलंकार कह देंगे। तो ऐसा कोई प्रसंग आ जाए, आगे भी देख सकते हो आप, र जय, ऐसा कोई भी प्रसंग आ जाए, जैसे ध र, कोई भी व्यंजन समुदाय की आप जब आवृत्ति कर दो, एक व्यंजन भी हो सकता है, एक से ज्यादा व्यंजन भी हो सकते हैं। एक व्यंजन होगा तो बार बार वही आए, कम से कम 3-4 बार तो आई कम से कम। और यदि एक से ज्यादा व्यंजन है तो सीरियल भी वही हो। जैसे देखो, स ल, आगे देखा आपने स त्र स य स य, मतलब सीरियल वही था। यदि इसमें चेंज कर देते ना तो अलंकार का नाश हो जाता। अरे वो जो ड्रेस कोड था ना, आपने कॉम्बिनेशन बनाया कि रेड ब्लैक, जो भी कॉम्बिनेशन बनाया, और आपने उसकी जगह चेंज कर दिया, रेड की जगह ब्लैक कर दिया, ब्लैक की जगह रेड कर दिया, तो जो कॉम्बिनेशन आपको चाहिए था वो कॉम्बिनेशन नहीं मिल पाएगा। ठीक उसी प्रकार से अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति का तत्व आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये और देख लीजिएगा, दिव्यात्मा चिरमंबरी से नगरी मध्यास्य भूपादृतः राजस्थान मलंचकार परमो योगी जगद वंदितः वाणी सिद्ध महातपस्वी पुरुषो ज्ञानेन्द्र वस्येन्द्रियः देवो दीन दयालु पुण्य चरितो दादू गुरुणाम गुरु हो। अब देखो यहां पर दादू जी के बारे में श्लोक है ये। अब यहां पे अर्थ में जाओ चाहे मत जाओ, लेकिन कुछ चीजें चेक करो। यहां पे देखो, देवो दीन दयालुतया दादू, दय बार बार आ गया ना। एक ही वर्ण की आवृत्ति हो तो अनेक बार हो। देखो दो चीजें, आप लॉजिकली ये समझो, केवल एक वर्ण 2 बार आ जाए ना तो वो सामान्य तौर पर सुंदरता नहीं है। एक वर्ण रिपीट हो ना तो कम से कम 3-4 बार तो हो।
चारु चंद्र की चंचल किरणें, च च च 4 बार आया ना, तभी सुंदरता हुई। अब केवल एक बार कह करके छोड़ देते तो सुंदरता नहीं आती। लेकिन जब वो ग्रुप के रूप में आए, जैसे 2 हो गए या 3 हो गए, 2-3 होने पर तो एक बार आवर्ती हो जाए ना, वही अलंकार अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे आपने पीछे देखा ना, दरीवा सुंदरीवा दरीवा, पत्तने वा वने वा, केशवो वा शिवो वा, एक बार ही आवर्ती हो रही थी, लेकिन वो पूरे ग्रुप की आवर्ती हो रही थी। तो यहां पर भी देख सकते हो, गुरु नाम गुरु गैर, जबकि पहले वाले रू में तो ऊ बड़ा था और दूसरे वाले में ऊ छोटा है। स्वर का तो कोई लेना देना नहीं है, हमें व्यंजन से लेना देना है। मतलब ये हुआ, ऐसे समझो आप, एक वर्ण आए तो अनेक बार आएगा, और व्यंजन समुदाय आएगा तो कम से कम 2 बार आएगा। मतलब एक बार तो आएगा, कम से कम एक बार आवर्ती मान लेंगे, उसमें भी अलंकार हो जाएगा वो। इस प्रकार से आपको अनुप्रास अलंकार रखना है। अनुप्रास अलंकार में केवल इतनी सी बात याद रखनी है कि वहां पर आपके पास कोई भी वर्ण, एक सिंगल वर्ण की आवृत्ति हो रही हो तो वो तो अनेक बार हो, और यदि व्यंजन समुदाय की आवृत्ति हो रही है, मतलब 2-3 व्यंजन आवृत्त हो रहे हैं, तो एक बार आवृत्ति होगी ना, उसमें अनुप्रास मान लेंगे। बस अनुप्रास में यही बात ध्यान रखनी है। अनुप्रास में आपको ज्ञान करने के लिए आपको किसी प्रकार का कोई भी अर्थ इत्यादि आने की आवश्यकता नहीं है। आपके एग्जाम में देख लेना, कोई भी श्लोक है ना, आप चारों ऑप्शन चेक कर लो पहले। चारों ऑप्शन में यदि अनुप्रास दिया हुआ है बाय द वे, तो पहले आप ये चेक कर लो कि कोई वर्णों की आवृत्ति हुई है क्या। वर्णों की आवृत्ति हुई है तो पक्का वहां पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। एक बार वो चेक कर लेना पहले। ऑप्शन में अनुप्रास आते ही समझ जाना कि संभव है। यदि ऑप्शन के अंदर अनुप्रास है ही नहीं तो समझ जाना अनुप्रास अलंकार है ही नहीं इसके अंदर। एक प्रश्न आएगा आपके, उसको ही थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है। अब चलते हैं आगे। अब ये क्या होता है, यहां पर क्या हुआ, यमक, जैसे कि अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ था, वैसे यमक का भी एक शाब्दिक अर्थ है। यमक को कहा जाता है युगल, युगल या जोड़ा। यमक का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, युगल या जोड़ा। यहां पे क्या होता है, सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वर व्यंजन संहते ही, मतलब यहां पे स्वर और व्यंजन दोनों का समुदाय रिपीट होगा, स्वर व्यंजन का रिपीटेशन होगा, आवृत्ति होगी। अभी तक हम क्या कर रहे थे बताइए, केवल व्यंजन की आवृत्ति कर रहे थे, स्वर अलग अलग था तो भी अनुप्रास है। दूसरी परिभाषा क्या थी देखो एक बार, अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्य यत्, था ना। अगर यदि शब्द अलग अलग है ना, स्वर अलग अलग है, तो भी हम क्या कह देंगे, अनुप्रास कह देंगे। लेकिन ये क्या कहता है, अब वो आवृत्ति यदि स्वर व्यंजन समुदाय की हो, मतलब स्वर भी आए और व्यंजन भी आए, लेकिन वो आवृत्ति 2 प्रकार की हो सकती है। कैसे, एक उदाहरण देखना। राम ने राम से वाग युद्ध किया। अब बताओ इसके अंदर राम की आवृत्ति आई ना, या आपने हिंदी में पढ़ा होगा ना, कनक कनक ते सोगुनी, ये सुना होगा, ठीक है। आवृत्ति आ गई, स्वर व्यंजन सेम है, ठीक है। मैं हिंदी का उदाहरण ले रहा हूं। राम ने राम से युद्ध किया, वाग युद्ध किया, नंबर 1। नंबर 2, राम ने विश्राम किया। अब देखो, राम, इधर भी राम राम, इधर भी राम, और विश्राम के अंदर भी यदि हम टुकड़ा करें ना तो विश राम, ये है ना, यहां पर भी राम, आवृत्ति हो गई, स्वर और व्यंजन समुदाय की आवृत्ति हुई। इधर भी रे में आ मैं में ए, रे में आ मैं में ए, सेम हुआ। इधर भी रे में आ मैं में ए, इधर भी सेम। और कनक कनक में भी तीनों में ए था। अनुप्रास में तो केवल व्यंजन की आवृत्ति हो रही थी, यहां पे स्वर की भी आवृत्ति हो रही है। लेकिन इसमें एक बात आई, सती अर्थे, यदि वो दोनों के दोनों टुकड़े सार्थक हैं तो फिर पृथगर्थायाः, उनका अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। यदि दोनों टुकड़े सार्थक है ना तो अर्थ अलग अलग होगा। इधर देखो, राम ने राम से युद्ध किया, वाग युद्ध किया। ध्यान है, दुनिया में 3 राम हैं, भगवान श्री राम, परशुराम और बलराम, 3 को राम ही कहा जाता है। अब राम ने राम से वाग युद्ध किया, इसका मतलब क्या हुआ,
पहले वाले राम का मतलब तो क्या हो गया? श्री राम, भगवान श्री राम, दशरथ पुत्र भगवान श्री राम। और दूसरे का मतलब क्या हो गया? परशुराम, या कोई सा भी रख लो, पहले वाले का परशुराम रख लो, दूसरे का कोई खुद से तो वाग युद्ध कर नहीं सकता। मतलब क्या हुआ? ये दोनों टुकड़े सार्थक थे ना, राम भी सार्थक था, कोई अर्थ है। दूसरे राम का भी मतलब था, यदि सती अर्थ थे, अर्थ यदि है तो पृथक अर्थाया, दोनों का अर्थ अलग अलग होना चाहिए। जैसे इधर देखो, कनक कनकते सोगुनी, जो कहते हैं कि कनक, पहले वाले कनक का मतलब धन है और दूसरे वाले कनक का मतलब धतूरा है। जो धन की मादकता है, धन का जो नशा है, वो धतूरे से भी बड़ा नशा है, मादकता अधिकाई। कनक कनकते 100 गुनी, कितनी गुने? 100 गुने। अब बताओ आवृत्ति किसकी हुई थी? कनक। ये भी सार्थक है, ये भी सार्थक है, अलग अलग अर्थ हो गया। यहां पर भी ये भी सार्थक था, ये भी सार्थक था, अलग अलग अर्थ हो गया। क्रमेण तेनेवावृत्ति, उसी क्रम से आवृत्ति हो, जैसे चल रहा था पहले क्रम, उसी को हम क्या कह देंगे? यमक। लेकिन इन्होंने एक बात कह दी ना, सती अर्थे, अर्थ होने पर, इसी से एक बात निकल रही है कि निरर्थक हो ना, निरर्थक कोई भी एक, जैसे मैंने उधर देखो, राम ने विश्राम किया, राम सार्थक था, कोई सा भी राम ले लीजिएगा, लेकिन विश्राम के अंदर भी राम है, विश्राम के अंदर भी क्या है? राम है ना। अब यहां पर ये बताइए, विश्राम के अंदर राम का कोई मीनिंग है क्या? राम का, अरे यार ऐसे मानो आप, जैसे मान लो अहमदाबाद है, आपने लिखा इंग्लिश के अंदर अहमदाबाद और लास्ट में आया BAD, अहमदाबाद के लास्ट में क्या आया? BAD। अब इसमें BAD है, BAD का मतलब क्या हो गया? बुरा। अब अहमदाबाद में जो बाद आया ना, बाद के लिए आपने BAD का प्रयोग किया और आगे लिख दिया अहमदाबाद, या मैं ऐसे उदाहरण मात्र दे रहा हूं, इज ए बैड सिटी, जैसे मान लो ऐसा लिख दिया आपने। अब इधर भी बैड था, इधर भी बैड था। अब आप ये कहो कि ये आवृत्ति तो हो गई ना, BAD की आवृत्ति हो गई, लेकिन ये बताओ अहमदाबाद में BAD का कोई मीनिंग था क्या? वो तो पूरा शब्द था अहमदाबाद। और यदि बैड अलग से आपने रखा तो वो तो सार्थक हो गया, लेकिन अहमदाबाद में BAD का कोई मतलब नहीं है। वैसे ही विश्राम के अंदर राम का कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए यहां पर तो आवृत्ति को ही यमक कहेंगे, यहां पे अर्थ अलग अलग नहीं होगा। अर्थ तो तभी अलग अलग होगा जब दोनों सार्थक हों। सीधी सी बात ये मानो, अकेला व्यंजन आवृत होगा तो अनुप्रास, और स्वर व्यंजन दोनों की आवृत्ति हुई तो क्या हो जाएगा? यमक हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यदि वो सार्थक होना तो अर्थ अलग अलग होना चाहिए। मान लो सार्थक नहीं होते तो, अब आप ये कहो कि अभी जो हमने श्लोक देखा ना, एको वास है पत्तने वा वने वा की आवृत्ति हो रही थी, एको देवः केशवो वा शिवो वा की आवृत्ति हो रही थी। पूरे श्लोक के अंदर वाह बार बार आया, तो वहां पर भी तो आप यमक रख सकते थे, और स्वर व्यंजन समुदाय आ रहा था, स्वर भी आवृत हो रहा है और व्यंजन भी आवृत हो रहा है। लेकिन वहां तो वा का मतलब सभी जगह विकल्प था, या वाला अर्थ था। यदि अर्थ अलग अलग होता तो फिर वहां पर भी क्या हो जाता? यमक अलंकार हो जाता। निष्कर्ष क्या निकला? केवल व्यंजन की आवृत्ति हो तो अनुप्रास, और स्वर व्यंजन दोनों के समुदाय की आवृत्ति हो तो यमक। बस एक चीज ध्यान रखना, दोनों सार्थक होना तो अर्थ अलग अलग होना चाहिए। आपने एक श्लोक सुना होगा, विद्या, देखना एक बार देखना, आपने एक श्लोक पढ़ा होगा, विद्या भोग करी, विद्या यशः सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता इत्यादि श्लोक है। बार बार विद्या की आवृत्ति हो रही थी एक ही शब्द की, लेकिन सब जगह विद्या का मतलब ज्ञान ही था। आवृत्ति तो हो गई, लेकिन सब जगह अर्थ क्या था? विद्या का मतलब ज्ञान ही था, तो वहां पे यमक नहीं होगा। अर्थ अलग अलग होता ना तो यमक होगा। जैसे मान लो मैं यहां पे सेंटेंस रख रहा हूं, एक विद्या ग्रहण करती है, विद्या ग्रहण करती है। अब देखो इसमें क्या हुआ? या फिर मैं एक सेंटेंस रख रहा हूं, शांति से बैठती है,
हो गया ना। शांति किसी का नाम था और वो शांति से बैठती है, चुपचाप बैठती है, अलग अलग अर्थ हो गया। विद्या, विद्या ग्रहण करती है। ज्ञानचंद, ज्ञान बांटता है। पहले वाला ज्ञानचंद क्या था? नाम था। दूसरे वाला ज्ञान क्या आया? ज्ञान, विद्या या कोई भी तत्व हो गया। ऐसे प्रसंगों में यमक होगा जब दोनों का अर्थ अलग अलग है और वो सारे दिन भर विद्या विद्या करते घूमता है, वह सारे दिन भर शांति शांति करते घूमता है। अब आवृत्ति तो शांति शांति की या विद्या विद्या की हुई, लेकिन उन दोनों का अर्थ एक ही हुआ ना। वो सारे दिन भर विद्या विद्या करते घूमता है और दोनों का अर्थ एक ही हुआ, फिर यहां पर नहीं आएगा। फिर वो कहां चले जाएगा? अनुप्रास में। उसको कहां रख देंगे हम? अनुप्रास में। दोनों का भाव समझ जाइए आप। दोनों यदि शब्दार्थ समुदाय आ गया ना, स्वर व्यंजन समुदाय आ गया, तो फिर अर्थ अलग अलग होना चाहिए। विद्या विद्या ग्रहण करती है, इसका मतलब क्या हुआ? विद्या नामक महिला विद्या ग्रहण करती है। शांति शांति से बैठती है, शांति नामक महिला शांति से बैठती है। जब तो यमक हो गया, लेकिन वह सारे दिन भर शांति शांति करता रहता है, तो वो शांति शांति एक ही अर्थ है, शांति वाला ही अर्थ है उसमें। या किसी महिला का नाम है तो उसका नाम लेते रहता है, वो अर्थ होएगा, एक ही अर्थ आएगा। मतलब ये हुआ दोनों का अलग अलग अर्थ होगा तो यमक अलंकार होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वर व्यंजन सहते। पढ़ लीजिएगा एक बार। यहां भी स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति होती है, लेकिन अर्थवान होने की स्थिति के अंदर दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। कहीं कहीं पर आवृत्ति होने पर दोनों शब्द सार्थक होते हैं, कहीं पर निरर्थक होता है। तो निरर्थक मतलब दोनों निरर्थक हो या एक भी निरर्थक हो, तो जब भी एक भी निरर्थक हो गया तो अर्थ की आवृत्ति या अर्थ चेंज हो ही नहीं सकता। इसलिए यहां पे कहा गया कहीं पर एक सार्थक कहीं पर एक निरर्थक होता है। लेकिन यदि दोनों पद सार्थक हो तो ही अलग अलग अर्थ हो सकता है, अन्यथा अलग अलग अर्थ नहीं होगा। और एक भी निरर्थक हो गया तो फिर कभी भी यमक अलंकार, उसमें आवृत्ति के अंदर यमक हो जाएगा केवल। देखो मैं फिर कह रहा हूं, दो बार आवृत्ति, विश्राम विश्राम, राम विश्राम करता है ना, उसमें भी यमक है, क्योंकि एक निरर्थक है एक सार्थक है। दोनों सार्थक होकर के अलग अलग अर्थ होता ना तो यमक होता, लेकिन दोनों सार्थक तो हैं लेकिन अर्थ नहीं अलग हुआ, तो फिर वो कहां पर पहुंच जाएंगे? अनुप्रास के अंदर पहुंच जाएंगे। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। यदि विद्या विद्या सार्थक है ना दोनों के दोनों, तो अलग अलग अर्थ होगा तो यमक होंगे, अन्यथा अनुप्रास। ये थोड़ा सा भाव आपको यहां पर समझना है। चलते हैं आगे के प्रसंग में, इसमें उदाहरण रखते हैं। कनक कनक तेसो गुनी, मैंने उदाहरण दे दिया, समझाने के दृष्टिकोण से दिया है। ये पहले कनक का अर्थ धन है, दूसरे का दथुरा हो गया। माघे ने वच माघे न कंपह कस्य न जायते। यहां पे आवृत्ति हुई है माघेन की, माघेन माघेन। अब चलो नए के अंदर तो स्वर अलग हो गया, तो माघ की तो आवृत्ति हो गई। अब सुनो, यहां पे ऐसा प्रसंग आता है कि जैसे माघ का महीना आता है ना, माघ हमारे जनवरी फरवरी के लगभग का जो समय होता है ना, उसको माघ का माह कहा जाता है। कभी जनवरी में कभी फरवरी में। उस वक्त सर्दी कड़ाके की रहती है। तो यह कहा जाता है कि जैसे माघ ऋतु है ना, माघ ऋतु में कंपह कस्य न जायते, मतलब माघ ऋतु के अंदर कौन नहीं कांपता है? मतलब सारे लोग कांपते, चाहे जवान हो चाहे बुढ़ा हो चाहे बच्चा हो, सभी व्यक्ति माघ की सर्दी के अंदर कांपते हैं। वैसे ही माघेन माघेन इवच माघेन, माघ काव्य ने शिशुपाल वध, शिशुपाल वध एक गोड़ी रीति का काव्य है। गोड़ी रीति के अंदर कठिन शब्दावली का प्रयोग करते हैं हम। तो माघ काव्य को पढ़ते समय सभी लोग, चाहे वो अच्छा विद्वान हो चाहे कमजोर विद्वान हो, चाहे बालक हो चाहे बुढ़ा हो, सभी उससे डरते हैं। वैसे ही जैसे कि माघ ऋतु के अंदर सभी कांप जाते हैं, वैसे ही माघ काव्य को पढ़ते समय भी सभी कांप जाते हैं। तो एक माघ काव्य का मतलब तो क्या हुआ? माघ का महीना। और एक माघ का मतलब क्या हो गया? माघ का काव्य। सार्थक आवृत्ति हुई ने माघ की, और दोनों जगह अर्थ अलग अलग हो गया। तो ऐसे प्रसंगों के अंदर आपको यमक अलंकार रखना होगा। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मैं एक लौकिक उदाहरण भी यहां पर रखता हूं। मैं एक बार ऑफिस से लंच में आया, लंच में आकर के खाना खा करके सो गया, वापस गया, थोड़ा लेट हो गया।
तो हमारे बॉस ने पूछ लिया कि आज इतना विलंब कैसे हो गया, आने में इतना विलंब कैसे हो गया। तो मैंने जवाब दिया, मैं लेट गया था और मैं लेट गया था। अब दो सेंटेंस बोले मैंने, मैं लेट गया था और मैं लेट गया था। मतलब मैं यहां से गया ही लेट था, इसलिए मैं लेट हो गया। एक काम तो ये, और जाने के बाद खाना खा करके मैं लेट गया था, मतलब थोड़ा सो गया था, सुस्ता गया था। तो दो सेंटेंस रखे मैंने, मैं लेट गया था और मैं लेट गया था। दोनों आवृत्ति हो गई, आवृत्ति हो गई, और आवृत्ति में दोनों बार अलग अलग अर्थ हो गया, तो वो तो कहां पर पहुंच गया, यमक में। लेकिन एक आगे में आगामी शब्द आता है हमारे पास श्लेष, और श्लेष का मतलब होता है चिपकाव। अब मैंने क्या किया, वो सेंटेंस बोल रहा था ना मैं लेट गया था, मैंने दो बार न बोल करके एक ही बोल दिया कि मैं लेट गया था। अब बॉस का जैसा मूड होगा ना वैसा अर्थ ले लेगा कि यहां से लेट, वो पूछेगा फिर अच्छा गए लेट थे कि जाकर के लेट गए थे। एक ही सेंटेंस का मैंने कह दिया सर दोनों ही बात हो गई थी, गया भी लेट था और जाकर के लेट भी गया था। अब बताओ, मैंने केवल एक सेंटेंस कहा, क्या कहा, लेट गया था, अब उससे दो अर्थ निकल गए। एक बार कहा तो वो कहां पर आ जाएगा, श्लेष में। अरे आपने अकबर बीरबल की कहानी सुनी होगी, जैसे कि आपने पढ़ाई होगा। अकबर हमेशा प्रश्न पूछते रहते हैं और बीरबल हमेशा बेचारा जवाब देता रहता है, प्रश्नोत्तर विधि चल रही होती है। अब अकबर ने दो प्रश्न किए कि पंडित जी प्यासे क्यों और गधा उदास क्यों। पंडित जी प्यासे क्यों और गधा उदास क्यों। बीरबल आपको पता ही है तीव्र बुद्धि वाला था, उसने कहा लोटा न था। ठीक है, अरे मैंने प्रश्न दो पूछे और आपने जवाब एक ही दिया है। अक्सर साहब आ गया जवाब, लोटा न था। वास्तव में दो प्रश्न थे ना, जवाब तो यह होना चाहिए था लोटा न था, लोटा न था। पंडित जी प्यासे इसलिए थे क्योंकि उनके पास लोटा नहीं था, पानी पीने का लोटा नहीं था। और गधा उदास क्यों, कि वो लोटा न था, जमीन में लौट करके नहीं आया था। अब दोनों सेम आए ना, ध्वनि सेम आई, लोटा न था, लोटा न था। और आप बीरबल ने जवाब क्या दिया, लोटा न था। इसको कहते हैं चिपकाव या जुड़ाव। जब एक जैसे शब्द हो ना, उनको अलग अलग बोलने के बजाय एक ही जगह बोल दिया जावे तो वही क्या कहलाएगा, श्लेष कहलाएगा। ठीक है, अब एक उदाहरण देता हूं मैं, चलो ऐसे समझ जाओगे। वच धातु और वह धातु, दो धातुएं हैं, इनसे लिट लकार में रूप बनाएंगे ना तो वच से भी बनता है वक्षति और वह से भी बनता है वक्षति, दोनों जगह सेम बनता है। अब एक सेंटेंस कहा आपने, शास्त्राणी वक्षति, शास्त्रों को कहेगा, और एक अर्थ हो गया शास्त्रों को ले जाएगा। अब आपने तो कहा केवल शास्त्राणी वक्षति, तो इसके दो मीनिंग हो गए, शास्त्रों को ले जाएगा और शास्त्रों को कहेगा। एक वक्षति से दोनों मीनिंग आ गए ना, तो ऐसे प्रसंग को कहा जाता श्लेष। श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, चिपकाव या जुड़ाव। इसको पढ़िए, श्लिष्टई पदई रने कार्था विदाने श्लेषिष्यते। दो या दो से अधिक पद, अधिक भी हो सकते हैं, तीन अर्थ भी हो सकते हैं। दो या दो से अधिक पद, उनके अंदर यदि अब हमेशा पक्का है जो श्लेष होगा ना वो सार्थकों में ही होगा, निरर्थक में कभी नहीं होगा। एक ही पद के द्वारा अनेक अर्थों की उत्पत्ति होने पर श्लेष अलंकार होता है। वास्तव में यहां पे दो शब्द एक जैसे ही थे, लोटा न था, लोटा न था, लेकिन अलग अलग अर्थ था, लेकिन एक साथ उच्चारण होने की वजह से दोनों को मिलाकर के हमने क्या कर दिया, एक ही शब्द बना दिया, एक ही तरह का प्रयोग कर दिया। लेट गया था, लेट गया था, और हमने क्या कर दिया, लेट गया था। लोटा न था, लोटा नहीं था, हमने क्या बोल दिया, लोटा न था। तो एक साथ बोल दिया, वही पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। मतलब जब एक ही पद से अनेक अर्थ निकल जाए ना तो वही अलंकार क्या कहलाएगा, श्लेष अलंकार कहलाएगा। अब देखो, एक यहां पर नेषधीय चरितम का एक वाक्य आता है, उसको मैं समझा देता हूं, उससे और भी क्लियर हो जाएगा। देखो, चेतो नलम कामयते मदीयम, यहां पर नल दमयंती की कहानी की बात आती है। तो दमयंती है ना, दमयंती एक सेंटेंस कहती है कि चेतो नलं कामयते मदीयम। अब इसमें एक सेंटेंस में कई अर्थ निकल रहे हैं। देखो,
चेतः नलम कामयते। एक अर्थ तो ये हो गया, दमयंती कहती है कि मेरा जो मन है ना वो किसको चाह रहा है, नल को चाह रहा है। एक अर्थ तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा, ये लो लाइन आर पार कर दी बस। आपको पता है ए या ओ के बाद में ए हो तो पूर्व रूप संधि हो जाती है ना, और अवग्रह लगाया जा सकता है, अनिवार्य नहीं है। अब इसका अर्थ क्या हो गया, चेतो नलम। एक अर्थ क्या हो गया, चेत है प्लस अनलम। अब अनल का मतलब क्या होता है, आग। अब क्या मतलब हो गया कि मेरा मन, पहले तो क्या हुआ था कि मेरा मन नल को चाहता है, अब मेरा मन आग को चाहता है कि मैं तो जलना चाहती हूं, मरना चाहती हूं। चेतो नलं कामयते मदीयम, एक साथ बोल दिया। अरे एक बार क्या हुआ, एक साधु थे, वो गाड़ी चला रहे थे, और साधु थे हमेशा सत्य बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे। उनकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो गया और कोर्ट में जाने की बात आ गई, मर गया कोई। तो साधु के वकील ने ये कहा कि महाराज आप थोड़ा सा झूठ बोल देना कि मैं गाड़ी नहीं चला रहा था, मेरा कोई कर्मचारी गाड़ी चला रहा था, और वो आपकी जगह वो जेल में चले जाएगा, कुछ दिन के बाद में मैं छुड़वा दूंगा, आप क्यों परेशान होते हो। लेकिन साधु कहा कि मैं तो सत्यवादी हूं, मैं तो सत्य बोलूंगा, गाड़ी तो मैं चला रहा था, आगे इसका कोई उपाय करो। तो उन्होंने उपाय किया कि आप ऐसा कुछ उपाय करो कि आपकी बात भी रह जाए और जज साहब को पसंद, जज साहब ऐसा लगे कि आप सत्य भी बोल रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, देखो एक शपथ ली पहले कि राम जाने, जैसे गीता की शपथ लेते ना, वैसे राम की शपथ ले रहे कि राम जाने कि मैं सत्य बोलूंगा। तो उन्होंने क्या किया, जाते शपथ ली, शपथ लेकर के क्या कहा कि राम जाने सत्य बोलूंगा, राम जाने सत्य बोलूंगा, और कह दिया कि मैं गाड़ी नहीं चला रहा था, मेरा कर्मचारी गाड़ी चला रहा था, और वो छूट गया। फिर किसी ने पूछा कि आपने तो झूठ बोल दिया ना। अगर नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने क्या बोला, राम जाने सत्य। अरे ये राम जाने, मैंने तो ये कहा था राम जाने असत्य बोलूंगा, राम जाने असत्य बोलूंगा। पद के अंत में ए है और आगे रस्व ए है, मैंने पूर्ण रूप करके एक साथ बोला था राम जाने सत्य बोलूंगा। उसमें अर्थ क्या था कि राम की कसम मैं असत्य बोलूंगा, और मैंने क्या कहा कि मैं गाड़ी नहीं चला रहा था, तो मैं तो असत्य बोला, मतलब मैंने सत्य बोला। अभी बात कि मैंने पहले शपथ क्या ली थी कि असत्य बोलूंगा, और मैंने झूठ क्या बोला कि मैं गाड़ी नहीं चला रहा था। तो बचाव हो गया, खुद का धर्म भी बच गया और काम भी हो गया। तो ये ऐसे प्रसंग में ये दो अर्थ निकल गए। एक तीसरा और तो निकलता है, चेतो न, अब लय को का के साथ जोड़ दो, चेतो न लंकाम अयते, मेरा मन लंका की ओर नहीं जाता। मतलब सीधी सी बात ये हुई, एक ही सबसे तीन अर्थ निकल गए। ऐसे जब एक से अधिक अर्थ निकल जाए एक ही पद से, तो वहां पे श्लेष अलंकार होगा। एक उदाहरण देखिए, प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलत्व मेति बहु साधनता। अब ये जो विधौ शब्द ना, आपको रूप बताए हमने, पुल्लिंग के अंदर देखो इकारांत और उकारांत के रूप होते हैं ना, उसके सप्तमी एक वचन में औ आ जाता है। यदि विधि शब्द हो ना, विधि, विधि से भी सप्तमी में क्या बनेगा, विधौ, और विदु शब्द हो ना, विदु, विदु से भी क्या बनेगा, विधौ। विधि का मतलब तो होता है भाग्य या ब्रह्मा, और विदु का मतलब होता है चंद्रमा। अब इसके दो अर्थ निकल गए। भाग्य का पक्ष ले लो पहले, तो प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ, भाग्य विपरीत चल रहा हो ना, तो विफलत्व मेति बहु साधनता, आप कितने भी उपाय कर लो, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, विफल हो जाएंगे, पहली बात। और यदि चंद्रमा का पक्ष ले तो प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ, चंद्रमा विपरीत चल रहा हो तो, अरे हम कई बार कहते हैं उसका चंद्रमा विपरीत चल रहा है, तो उसके दो अर्थ हो गए। चंद्रमा विपरीत चल रहा है, इसका मतलब उसका भाग्य खराब चल रहा है। अब चंद्रमा विपरीत चल रहा है मतलब कृष्ण पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष नहीं है, अंधेरी रात है। तो विफलत्व में इति बहु साधन था, आप कितनी कोशिश कर लीजिएगा, कितनी लाइटिंग कर लीजिएगा, लेकिन जो चंद्रमा की चांदनी है उसको उत्पन्न नहीं कर सकते। तो विधौ शब्द से दो अर्थ निकल गए। इसलिए एक ही शब्द से जब दो अर्थ निकल जाए ना, उसी को क्या कहा जाता है, श्लेष अलंकार। यह थोड़ा सा कठिन अलंकार है। यह अलंकार आप तभी छांट पाओगे जब एक ही प्रसंग में दो अर्थ निकालने की क्षमता आप में हो। थोड़ा सा कठिन अलंकार है, एक ही शब्द से दो अर्थ निकल रहे हैं। एक और देखिए, एक उदाहरण से और समझ जाओगे आप। ये हर रूप है ना, हर,
ये हर दो प्रकार का है। देखो कैसे, एक तो हर है, ह्री धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, हर तू हरताम हरंतु हर, मतलब हरण करो, ले जाओ। और एक हर का मतलब है भगवान शंकर है। एक हर का मतलब क्या हुआ, भगवान शंकर, और उसका संबोधन का रूप क्या बनता है, हर। हे लगा सकते हैं, हे हर, आप बोलते ना हर हर महादेव, तो महादेव भी संबोधन का रूप है। और हर हर आपने बोला ना, वो भी संबोधन के रूप है। अब ये मान लो आपने बोला हर हर महादेव, हे हर, हे हर, हे महादेव, तीनों बार आपने यही अर्थ निकाला, जब तो हर हर का मतलब वहां पे अनुप्रास हो गया। लेकिन मान लो आपने हर हर महादेव, इसके अंदर एक हर का मतलब तो निकाला आपने कि हे भगवान शंकर, क्या अर्थ निकाल लिया, शंकर, और एक हर का निकाल लिया हरण करो, मेरे दुखों का हरण करो। हर हर, हे शंकर मेरे दुखों का हरण करो, तो ये एक ही सब सार्थक आ गया ना, आवृत्ति हो गई, तब कौन सा अलंकार हो गया, यमक। अर्थ पे डिपेंड करेगा क्योंकि दो बार आ गया। लेकिन देखो इस वाक्य में देखो, सर्वस्वम हर सर्वस्य, अब हर एक ही जगह है और इसके दो अर्थ निकाल रहे हैं। कैसे, पहले भगवान शंकर का पक्ष ले लेते हैं कि सर्वस्वम हर सर्वस्य, भगवान शंकर है ना, सभी के सब कुछ है। सर्वस्य सर्वस्वम, सर्वस्य सभी का सर्वस्व, भगवान शंकर सभी का सर्वस्व है, मतलब सभी के सब कुछ भगवान शंकर है। तो ये तो अर्थ क्या आ गया, शंकर का अर्थ आ गया। और एक कोई पिता है, जो पिताजी भी खुद चोर थे, उसके बेटे को भी चोर बना दिया। लेकिन पिताजी तो हाई क्वालिटी के चोर थे और बेटा थोड़ा कमजोर क्वालिटी का चोर था। वो कहीं पर भी जाता, गेट तोड़ा, सब कुछ काम किए, सारी खिड़कियां तोड़ी, मेहनत भी की, और गया और जाकर के वहां पे फ्रिज खोल करके देखा, फ्रिज में कुछ खाने की चीज थी, खा पी करके वापस आ गया कि मैं तो वहां पे खाने को मिल गया, कुछ भी लेकर के नहीं आया। तो उसके बाप ने घर आते उसको पीटा, लड़ा, आगे तू इतनी मेहनत भी की, जाकर के क्या करके आया, फ्रिज खोल करके खा करके आ गया बस, या फिर थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीजें चुरा करके आ गया। तो उसने क्या कहा, अब ये ह्री धातु का अर्थ ले रहे कि सर्वस्य सर्वस्वम हर, अरे तुम जिसके घर में चोरी करने जाओ ना, उसका सर्वस्य सभी का, सर्वस्वम सब कुछ, हर लाया कर। जिसके घर जाओ ना, उसका तो सब कुछ लेके सोर करके लेके आया करो, पूरा का पूरा, ये कहने का भाव है। अब एक अर्थ में तो क्या हुआ, भगवान शंकर का वाचक, और एक में क्या हो गया, चोर वाले वाचक में। शंकर के मतलब अलग संबोधन का अर्थ हो गया, और लोट लकार में बनाएंगे तो अलग अर्थ हो जाएगा। चोर के पक्ष में क्या हो गया कि तू सबका सब कुछ चुराया कर, और शंकर के पक्ष में क्या हुआ कि तुम ही सब कुछ हो। मतलब एक ही शब्द से जब दो अर्थ निकल जाए ना, तो वहां पे श्लेष अलंकार होगा। तीन अलंकार हो गए। सबसे पहले हमारे पास अनुप्रास, यमक, श्लेष, इन तीनों को कंपेयर करो। वर्ण की आवृत्ति होगी अनुप्रास, स्वर व्यंजन दोनों की आवृत्ति होगी, दोनों सार्थक हुए, अलग अलग अर्थ हुआ तो यमक, और अलग अलग अर्थ नहीं हुआ तो वापस अनुप्रास। एक सेम अर्थ हुआ ना तो वापस अनुप्रास। और श्लेष में क्या होगा, एक ही शब्द से अनेक अर्थ निकलेंगे। इस प्रकार से ये जो तीन अलंकार हैं, इन तीन अलंकारों को पहले पढ़ा जाता है। यमक और श्लेष का जो डिफरेंस है वो भी देख लीजिएगा। सार्थक आवृत्ति होने पर दोनों पदों का अलग अलग अर्थ होता है। यमक में तो क्या होगा, सार्थक आवृत्ति होने पर दोनों का क्या हो जाता है, अलग अलग अर्थ। और श्लेष में क्या होता है, सार्थक स्थानों पर ही, सार्थक शब्दों के स्थान पर ही एक शब्द का श्लेष होता है, और यहां पर एक शब्द से ही अनेक अर्थ हो जाते हैं। यमक और श्लेष में अंतर क्या हुआ, दोनों जगह अर्थ तो अलग अलग हो रहा है, लेकिन यमक में तो दो शब्द थे और यहां पे श्लेष में क्या है, शब्द एक ही है। दोनों जगह अर्थ अलग अलग हो रहा है, लेकिन यहां पे दो शब्द थे, यहां पे शब्द एक ही है। इस प्रकार से इन तीन अलंकारों को हम सबसे पहले देख सकते हैं। अब आते हैं चौथे अलंकार की ओर, और चौथा अलंकार है स्वभावोक्ति, और पांचवा अलंकार हम रख रहे हैं अतिशयोक्ति। देख लीजिएगा, देखो
जैसे कि नाम से पता लग रहा है, स्वभावोक्ति, इसको देखिए, स्वभावोक्ति, स्व का मतलब हुआ अपना, देखो इधर, स्व का मतलब क्या हुआ, अपना, और भाव, खुद का भाव, और उसकी उक्ति मतलब अपने भाव की उक्ति करना। देखो आपने देखा होगा, सभी ने क्रिकेट की कमेंट्री सुनी होगी। क्रिकेट की कमेंट्री सुनने वाला व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, और फिर भी कमेंट्रेटर ने कोई भी बात बताई, हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ व्यक्ति भी वो जो मैच जहां चल रहा है ना, उस स्थिति के साथ तादात्म्य कर लेगा, अपने आप को वहीं पर रखेगा, और उधर यदि कोई चौका लगा, छक्का लगा या कोई आउट हुआ, तो या सुख की या दुख की अवस्था है ना, वो यहां पर भी आ रही होगी। सेम मतलब रेडियो चल रहा है, रेडियो में केवल सुन रहे मात्र है, और सुनने मात्र से भी आपको उस जगह तक पहुंचा दिया। वो तभी संभव हो पाया जब आपने उसकी स्वाभाविक उक्ति की, नेचुरल वर्णन किया, सूक्ष्म वर्णन किया। यह भी एक क्वालिटी है। अब आपको बैठा देना मैच के बाहर कि चलो कमेंट्री करो, तो हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। आपको यह कह दिया जाए ना, इस क्लासरूम का वर्णन करो, और आपको 10 पन्ने लिखने हैं, तो आप तो टेंशन में आ जाओ, 10 पन्ने कहां से लिखूं। और एक ऐसा कवि भी हो सकता है जो एक पेड़ के नीचे बैठा बैठा या पेड़ के नीचे लेटा था, और उसने ऊपर देखा कि एक चिड़िया बैठी हुई है, और पेड़ और चिड़िया की जो गतिविधि है उसके आधार पर वो पूरा काव्य लिख दे। ऐसा भी कवि हो, मतलब सूक्ष्म दृष्टिकोण। यदि आपने देखा होगा कमेंटेटर क्या होता है, कितना सूक्ष्म तरीके से देखता है। वो एक एक स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि बॉल अब बॉलर के हाथ में है, पहला स्टेप, बॉलर जहां से स्टार्ट होने वाला है, रनिंग जहां से स्टार्ट करना है वो स्टेप, अब वो दौड़ रहा है, दूसरा स्टेप, एम्पायर को क्रॉस कर रहा है, तीसरा स्टेप, स्टंप्स को क्रॉस कर रहा है, चौथा स्टेप, बॉल को फेंक रहा है, नेक्स्ट स्टेप, बॉल कहां टिप्पा खा रही है, फिर उसके बाद बॉल बैट के ऊपर जाके कहां लगती है, फिर वो बॉल किसके पास जा रही है। अब देखो आप कितना सूक्ष्म दृष्टिकोण रख रहा है, 1 सेकंड का 10वां हिस्सा है ना, उसको बता रहा है वो, तो सूक्ष्म दृष्टिकोण हुआ ना। अब आप यदि इस कक्षा रूम में आपको कहा जाए 10 पन्ने लिखने हैं, तो आप तो टेंशन में आ जाए 10 पन्ने कहां से लिखूं, लेकिन लिखने वाला हो तो 10 पन्ने क्या 20 पन्ने लिख दे। अब आप जितना नजदीक जाओगे कि ये बोर्ड ऐसा है, इसका कोना ऐसा है, कोने में व्हाइट कलर दिख रहा है, इधर येलो कलर दिख रहा है, येलो ऐसा कलर होता है, व्हाइट ऐसा कलर होता है, अब आप उसको विस्तृत करते जाओ। एक तरीका तो ये हुआ। स्वभावोक्ति भी एक अलंकार के रूप में है। किसी बात को यथावत कह देना, अरे वो नेचुरल बात ही कर रहा था। कमेंट्रेटर हमेशा नेचुरल कमेंट्री करता है, उसमें अलंकारों का प्रयोग नहीं करता। लेकिन हजारों किलोमीटर देखो, सारे दिन भर गाने सुने जब तो अलग आनंद की अनुभूति है, सारे दिन भर को नाटक देखा तो वो भी आनंद की अनुभूति है। लेकिन आपने देखा होगा जिसको क्रिकेट में इंटरेस्ट हो, 5 दिन तक टेस्ट मैच चलता है, 5 दिन तक भी कमेंट्री सुन लेता है वो। तो कई लोग जिनका क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं होता ना, वो सोचते हैं कि समझते क्या हो, और तो छोड़ो, हिंदी में आ रही तो भी समझ रहा है, और अंग्रेजी में आ रही तो भी समझ रहा है। अंग्रेजी उसने कभी सुनी नहीं, लेकिन फिर भी कमेंट्री में सुन रहा है, समझ रहा है वो, क्योंकि कम से कम वहां पर चौका छक्के को तो सुन ही रहा है कि आउट हो गया, कि चौका हुआ, छक्का हुआ। अब सुनो, वो सारे दिन भर सुन रहा है, फिर भी उसको रसानुभूति हो रही है। नेचुरल वर्णन में भी अलंकार हो सकता है। जैसे कि दैनिक जीवन में आपने आभूषण पहनाए, कपड़े पहनाए, उसके माध्यम से सुंदरता आ सकती है। और ऐसा कोई व्यक्ति जो नेचुरल रूप में रहे, न तो उसने आभूषण पहने, न कोई विशेष प्रकार के कपड़े पहने, जिसे वो सादा वेशभूषा जैसी पहनता है वैसा पहन रहा है, और वो भी सुंदर दिख सकता है। तो काव्य के प्रसंग में भी जो बात नेचुरल हो, नेचुरल का मतलब स्वाभाविक हो, वहीं पर स्वभावोक्ति अलंकार होगा। देखो, स्वभावोक्ति दुरूहार्थ स्वक्रिया रूप वर्णनम। स्वक्रिया जो नेचुरल वर्णन है ना, स्वक्रिया खुद की क्रिया, उसका वास्तविक वर्णन करना जो हर किसी के लिए संभव नहीं था। यहां पर एक परिभाषा और आ जाती है, यथावत वस्तु वर्णन। यथावत वस्तु वर्णन, जो जैसी वस्तु है ना उसका वैसा कि वैसा वर्णन कर देना, कोई भी फर्क नहीं करना।
वही क्या कहलाएगा? स्वभावोक्ति। यह भी एक अलंकार के रूप में है। विशेष तौर पे ध्यान रखना, आपके एग्जाम में कोई युद्ध की बात आ जाए, सामान्य तौर पर युद्ध में नेचुरल वर्णन किया जाता है। कोई प्राकृतिक वर्णन आ जाए, किसी नदी, झरने का, रेगिस्तान का वर्णन आ जाए, तो वो भी नेचुरल होगा, उसमें बड़ा चढ़ा की बात नहीं होगी। आपसे कोई श्लोक ऐसा आया जिसमें यह आ गया कि रेगिस्तान के अंदर पशु ऐसे घूमते हैं, पेड़ पौधे ऐसे होते हैं, मनुष्य ऐसे घूमते हैं, वास्तविक वर्णन किया, तो वहां पे क्या होगा? स्वभावोक्ति अलंकार होगा। या फिर कोई युद्ध की बात आई, युद्ध में कहा कि एक तरफ 1000 सैनिक हैं, दूसरी तरफ 500 सैनिक हैं, वीरता दिखाते हुए युद्ध लड़ रहे हैं, वो सैनिक आगे गए, वो सैनिक पीछे आए, इस तरह का वर्णन है, तो वो भी क्या माना जाएगा? स्वभावोक्ति माना जाएगा। मतलब आंखों दे का हाल सुनाना। कोई भी श्लोक ऐसा है ना जिसमें आंखों दे के हाल की बात चल रही हो, उसी को स्वभावोक्ति में रखेंगे। अभी उदाहरण देता हूं मैं। केवल कवि के द्वारा जानने योग्य जो वस्तु, दुरूह वस्तु है, उसका यथावत स्वाभाविक वर्णन करने पर, दुरूह का मतलब हुआ हर कोई कह नहीं सकता था, हर कोई बता नहीं सकता था, हर कोई समझा नहीं सकता था, लेकिन उसने कह दिया। ऐसे वर्णन का, कवि ऐसे वाक्य का वर्णन करना स्वभावोक्ति अलंकार का होता है। यह प्रतीत होता है कि कवि क्या कर रहा है? आंखों देखा हाथ सुना रहे हैं, और श्रोता क्या करता है? अपने आप को उसी स्थान पर स्थापित करने लग जाता है। मैंने कमेंट्री की बात कही ना, और वो जो श्रोता जो सुन रहा है अपने आप को उसी ग्राउंड के अंदर बैठा के रखेगा, और उधर ग्राउंड में बैठे हुए व्यक्ति को जितना जोश आ रहा है ना, उतना ही जोश इधर वाले व्यक्ति को आ रहा है। चाहे खेत में बैठे बैठे कमेंट्री सुन रहा हो, जोश उतना ही आ रहा होता है। आउट हुआ तो कूद रहा है, चौका छक्का लग गया तो नाच रहा है, जो भी। अरे किसान जो हल चला रहा है ना, बगल के अंदर डिंकर का रेडिया लगा करके कमेंट्री सुन रहा था, और इधर चौका छक्का लगा, उधर वो बैल के ऊपर जोश दिखा रहा है, चल आगे चल, इधर चौका लग गया, इधर छक्का लग गया। ये क्या है? वो अपने आप को खेत में नहीं रख रहा, अपने आप को खेत में नहीं रख रहा। वो कहां पर? उसका स्थान, उसका मन तो कहां पर है? स्टेडियम के अंदर। वही जोश चल रहा है पूरा। मतलब ये हुआ, इसमें क्या होता है? स्वभावोक्ति अलंकार में प्राकृतिक वर्णन हो। गर्मी में बैठे थे आप, मई जून की गर्मी में आप पढ़ रहे थे कोई काव्य, ऐसा काव्य कोई सर्दी का वर्णन स्टार्ट हुआ, होता है कई बार। कई हमारे मूवीज के जो मतलब सीन ऐसे होते हैं, या कोई कथा की बात चल रही हो, कोई कहानी की बात चल रही हो, उसमें कोई ऐसा प्रसंग आ जाए, जैसे मान लो गर्मी के मौसम में सर्दी का ऐसा वर्णन कर दिया कि जो पाठक या श्रोता है ना, वो भी सर्दी महसूस करने लग जाए, उसको भी लगे। कई बार होता है रोंगटे खड़े हो गए, हम कहते हैं रोंगटे खड़े हो गए, उसके काव्य को सुनते रोंगटे खड़े हो गए। वो कैसे खड़े हुए? आपने जैसे मान लो युद्ध की बात चल रही थी, युद्ध के प्रसंग में कोई वीरता की बात चल रही थी, आपको वहां पर बैठा दिया, नेचुरल वर्णन करके आपको उस जगह पहुंचा दिया, और इधर आपके जोश आ गया, रोंगटे खड़े हो गए। तो यह वर्णन तभी हो सकता है, यह काम जब भी हो सकता है जब आप स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग कर रहे हो। सीधी बात यह हुई, कोई भी प्राकृतिक वर्णन इत्यादि का नेचुरल वर्णन करना, मतलब यदि नदी झरने का वर्णन चल रहा है ना, तो श्रोता या पाठक को लगे कि फुहारें इधर भी आ रही हैं, यही वर्णन क्या है? प्राकृतिक वर्णन, नेचुरल वर्णन। इसी को क्या कहा जाता है? स्वभावोक्ति अलंकार कहा जाता है। विशेष तौर पर क्या क्या आएंगे यहां पर? पशु पक्षियों की क्रियाएं आएंगी, प्राकृतिक वर्णन आएंगे, लोक जीवन के जो सूक्ष्म धर्म है। लोक जीवन के सूक्ष्म धर्म का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो किसी गांव का वर्णन कर रहे हैं, किसी मेले का वर्णन कर रहे हैं, किसी उत्सव का वर्णन कर रहे हैं, किसी त्योहार का वर्णन कर रहे हैं, ऐसे वर्णन वो सारे के सारे यहां पर आएंगे। मतलब यह हुआ स्वभावोक्ति अलंकार का मतलब यह हुआ नेचुरल वर्णन करना। एक दो उदाहरणों से समझोगे आप। एक उदाहरण मैं रख रहा हूं, अभिज्ञान शाकुंतलम का है। इसमें क्या होता है? इसका प्रारंभ की कहानी है। दुष्यंत जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक थे, दुष्यंत शिकार के लिए जंगल में गए, और जंगल में जाकर के सामने एक हिरण को देख लिया। अब हिरण का शिकार करना चाह रहे हैं। अब कल्पना करो, हिरण को पता लग गया कि मारने वाला आ गया, शिकारी आ गया है, राजा कोई भी, उसके लिए तो शिकारी है वो। इधर दुष्यंत ने धनुष तान लिया, किसको मारना है। उधर से उसको पता लग गया, किसको? मृग को,
हिरण को पता लग गया कि पीछे पीछे आ रहा है। अब वो अपना जान बचाते हुए कैसे दौड़ रहा है। कल्पना करो कि एक पागल व्यक्ति पत्थर लेकर के आपके पीछे भग रहा है। कल्पना करो, अब आप क्या करोगे? दौड़ोगे, दौड़ते रहोगे, पीछे से वो फेंक के मारेगा, धमाका होगा और गिर जाओगे आप वहीं पर। दो काम करने होंगे आपको, दौड़ना भी है और पीछे देखना भी है, क्योंकि पत्थर आ गया तो मेरे को ऊपर नीचे भी तो होना है। नहीं तो मैं दौड़ता चाहे कितना तेज धावक हूं, पत्थर से तेज तो नहीं दौड़ सकता ना। आपको दो काम करने पड़ेंगे, दौड़ेंगे आगे और कितनी तेज दौड़ेंगे आपको कल्पना है? फिर तो हुसैन बोल्ट भी फैला आपके सामने, क्योंकि आपको क्या लग रहा है कि पत्थर मरने वाला है कि नहीं? अरे कुत्ते पीछे लग जाए तो बाद में देखना आपके धावक कितने बन जाते हो तेज आप। अब सुनो, अब इसमें क्या हो रहा है, देखो नेचुरल वर्णन देखना, मैं नेचुरल वर्णन बताना चाह रहा हूं। मृग आगे आगे दौड़ रहा है, लेकिन गर्दन किधर है? पीछे, क्योंकि उसको क्या काम करना है कि मैं आगे तो दौड़ता रहूंगा, लेकिन पीछे से तीर आ जाएगा तो मैं तो मारा जाऊंगा। इसलिए मेरे को यह भी देखना है कि तीर छूट जाएगा तो मेरे को साइड में भी होना है। तो ऐसा लग रहा है कि आपको भी ऐसा लगेगा कि जो पत्थर लेके भग रहा है आपकी नजर पीछे है ना, दौड़ आगे रहो तो ऐसा लगता है कि आपकी गर्दन है ना, गर्दन सीधी नहीं है, गर्दन कैसी है? तिरछी है, पीछे की तरफ देखने वाली गर्दन है। दौड़ आगे रहे हो, पीछे की तरफ गर्दन है। तो देखो, ग्रीवा भंगा विरामम, उसकी जो हिरण की गर्दन है ना, गर्दन वो ऐसी लग रही है कि जैसे कि टूटी हुई हो। आगे की तरफ गर्दन नहीं है, बल्कि पीछे की तरफ मुंह की हुई गर्दन हो। मुहुर अनुपतति स्यंदने दत्त दृष्टि, कैसे? रथ के ऊपर नजर रखे हुए है कि जैसे तीर निकलेगा मेरे को साइड में होना है। और पश्चादेन प्रविष्ट है सरपतन भयाद भूयसा पूर्व कायम। अरे वो पत्थर लेके भग रहा था ना, आप अपने शरीर को जितना सिकोड़ सकते हो उतना सिकोड़ लोगे। मतलब ये नहीं फैलोगे नहीं, आप जितना अपने आप को सिमेट सको उतना सिमेट लोगे ना। ये नहीं कि पत्थर मारेगा तो हो सकता है साइड से निकल जाए, इसलिए अपने आप को क्या कर लोगे? सिकोड़ लोगे। वो भी क्या कर रहा है? ऐसा लग रहा है कि शरीर के पीछे का हिस्सा तो है ही नहीं। पश्चादेन प्रविष्ट है, मतलब वो पीछे का आधा हिस्सा है ना, ऐसा लग रहा है कि पूर्व कायम, शरीर का आगे का हिस्सा ही बचा, पीछे का तो है ही नहीं, क्योंकि पीछे से छिपा हुआ है ना। वैसे ही और सर पतन बयात, क्यों? बाण के डर के मारे। दरबई अर्धावलीड़ई श्रम विवृत मुख ब्रंश भी कीर्ण वर्तमा। अब देखो कितना सूक्ष्म देख रहे हैं। जब वो हिरण का शिकार करने के लिए गए ना, तब हिरण घास चर रहा था। अब वो जैसे ही मरने की बात आई तो उसको घास को चबाना, क्या आधा चबाया हुआ है ना, वो मुंह के अंदर पड़ा हुआ है। अब उसको ये नहीं कि चलो इसको तो खाए लेते हैं, बाद में मारेगा तो मारेगा ही। अब उसको तो खुद का जीव पहले पड़ा हुआ है, तो क्या कर, दरबई अर्धावलीड़ई, आधे चबाए हुए घास। अब वो चल रहे हैं ना, गिरते जा रहे हैं। श्रम विवृत मुख, आपके हाथ से मोबाइल गिर रहा है, पेन गिर रहा है, कॉपी गिर रहा है, गिर जाएंगे बाद में उठा लेंगे, पहले तो पत्थर से बचो। तो कितना सूक्ष्म देख रहे हैं कि बिल्कुल मुख से घास के टुकड़े गिर रहे हैं और उससे रास्ता क्या हो रहा है? गंदा हो रहा है। और पश्य, देखो, उदग्र प्लुतत्वात्, तेज गति के कारण। कैसी तेज गति? वियति बहुतरम, ऐसा लग रहा है कि आकाश में तो ज्यादा और स्तोकम उर्व्याम, पृथ्वी पर कम। आप दौड़ोगे ना तो आप कहते हैं ना हवा में बात करने लग गया। तो हवा में बात करने का मतलब क्या है? जमीन पे पैर रखते हाथों हाथ हवा में, फिर जमीन पे पैर रखा हाथों हाथ हवा में, तो वही सेम स्थिति। मृग भी जमीन में तो कम और हवा में ज्यादा चल रहा है, मतलब तीव्रता के साथ दौड़ रहा है। यह नेचुरल वर्णन आया, इसमें कोई तुलना नहीं की, उसका वास्तविक वर्णन किया है, इसलिए यहां पे स्वभावोक्ति अलंकार होगा। एक और देखिए, इसका अर्थ भी लिखा हुआ है। दो बच्चों की बात है, एक हाथी का बच्चा है और एक है कुत्ता। अब देखो, दोनों को भूख लगी, इसके माध्यम से कुछ समझाना चाह रहे हैं। आपने देखा होगा, कुत्ते को भूख लगी, बेचारा आएगा गेट के ऊपर, चिल्लाएगा, भौंकेगा, उसका मालिक बाहर निकलेगा, क्या हुआ? उसके पैरों के अंदर लेटेगा, कभी अपना पेट दिखाएगा, कभी अपना मुंह दिखाएगा, और फिर भी हो सकता है मालिक को पसंद नहीं आया हो तो डंडा उठा करके उसको सीधा कर देगा। और एक दूसरी तरफ हाथी का बच्चा, जब उसको भूख लगती है ना, तो मालिक की तरफ एक तरह से धैर्य से देखता है, ऐसे एक नजर से देखता रहेगा। एक नजर से दिखेगा, मालिक लगेगा ये देख क्यों रहा है, तो सोचेगा जरूर इसको भूख लग रही है। तो मालिक उठेगा, घास ले जाएगा,
घास ले जाकर के उसके सामने रखेगा और एक बार तो घास की तरफ दिखेगा भी नहीं, तो मालिक उठा करके घास उठा करके उसके मुंह तक पहुंचाएगा और फिर मुंह तक पहुंचाने के बाद फिर खाना स्टार्ट कर लेगा, कोई बात नहीं। तो धैर्य की बात कर रहे हैं कि लांगूल चालनम अधश्चरणा वपातम, जो कुत्ता है ना, भूमौ निपत्य वदनोदर दर्शनम च स्वापिंडदस्य कुरुते। स्वा का मतलब क्या होगा? कुत्ता। पिंडद का मतलब हो गया उसको रोटी देने वाला जो मालिक है, उसके सामने क्या क्या करता है? लांगूल चालनम, कभी पूंछ हिलाएगा, अधश्चरणावपातम, कभी पैरों के अंदर गिरेगा, भूमौ निपत्य वदनोदर दर्शनम च, और जमीन पे गिर के क्या करेगा? मुंह फाड़ेगा, मुंह दिखाएगा या फिर पेट दिखाएगा। इतना सारे के सारे काम कौन करता है? कुत्ता करता है। अब ये वर्णन क्या है? नेचुरल है, वास्तविकता है। और गजपुंग वस्तु, और हाथी का बच्चा क्या करता है? धीरम बिलोकयति, क्या करता है? ये सारे काम नहीं करता, वो क्या करता है? धैर्य पूर्वक देखता है। और चाटु सतैस से भूंगते, चाटु सतैस का मतलब क्या हो गया? जब उसका मालिक आकर के उसके साथ अनेक प्रकार के मान मनुवार करेगा ना, तब जाके खाएगा। मतलब धैर्य की बात यहां पर वो कर रहे हैं। तो ये नेचुरल वर्णन हो गया, तो यहां पर भी स्वभावोक्ति अलंकार हो गया। इस प्रकार से ये वास्तविक वर्णन की बात जहां कहीं भी आएगी वहां पर आपको स्वभावोक्ति अलंकार रखना है। अब ऐसे ही इसके एक अपोजिट है अतिशयोक्ति। सुनो, नाम क्या है? अतिशय। अतिशय का मतलब क्या हो गया? ज्यादा। देखो, नेचुरल वर्णन में तो क्या होता है? स्वाभाविक वर्णन करेंगे। नेचुरल में तो क्या होगा? स्वाभाविक। और अतिशयोक्ति में क्या होगा? अतिशय। अतिशय का शाब्दिक अर्थ होता है ज्यादा। सुनो, अतिशयोक्ति किसको कहते हैं? आपने हिंदी में पढ़ा होगा, ध्यान रखना। अतिशय है, अधिकांश लोग इसको अतिशयोक्ति बोलते हैं, शय आधा कर देते हैं, गलत है वो। अतिशयोक्ति, अतिशय प्लस उक्ति, अतिशयोक्ति। कई बार एक तो होता है लौकिक सीमा और एक होता है लौकिक सीमा से दूर। आपने ये कहा कि उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो आपने सुंदरता के दृष्टिकोण से किसके साथ तुलना कर दी? चंद्रमा के साथ तुलना कर दी। संभव है, कोई व्यक्ति सुंदर हो सकता है, किसी का मुख सुंदर हो सकता है, लेकिन आपने तुलना के प्रसंग में ऐसा प्रसंग रख दिया जो लोक सीमा का उल्लंघन हो। लोक सीमा का उल्लंघन कैसे? मतलब दैनिक रूप से संभव ही नहीं हो। एक तो होता है स्वाभाविक, और स्वाभाविक का जस्ट अपोजिट क्या हो गया? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति कैसे? अरे कोई भी वर्णन आए जहां पर सिद्धत्वे अध्यवसायस्य अतिशयोक्ति निगद्यते, अध्यवसाय की सिद्धि, और अध्यवसाय का मतलब होता है लोक सीमा का उल्लंघन। कोई भी बड़ा चढ़ा करके वर्णन कर दे। आपने कहा अरे वो राजा ऐसे युद्ध कर रहा है जैसे कि कोई 1000 हाथ हो। अब बताइए, किसी व्यक्ति के 1000 हाथ हो सकते हैं क्या? आपने तुलना तो की, आप ज्यादा बताना चाह रहे थे, आप उसकी तुलना करना चाह रहे थे कि वो तो बहुत तगड़ा वीर है, लेकिन आपने तुलना कहां कर दी? कि 1000 हाथ हो। अब बताइए, किसी व्यक्ति के 1000 हाथ हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। चलो ऐसे करो, तुलना की बात आती है। आपने कहा कि नायिका के बाल कोमल टहनियों की तरह सुंदर है या फिर अत्यंत मुलायम है। अब ये तो संभव है, लोक सीमा में संभव है, मतलब दैनिक जीवन में संभव है। या फिर आपने कहा कि नायिका ने बाल सिर के ऊपर ऐसे बांध रखे हैं जैसे कि कोई पगड़ी बंधी हुई हो, तो ऐसा संभव है। किसी के भी बालों को बांधा जा सकता है, जिससे जूड़ा इत्यादि लगा करके उसको रखा जा सकता है। लेकिन आपने कह दिया कि उस नायिका के बाल ऐसे खिल रहे हैं जैसे कि मोर के पंख हो। अब मोर के पंख कैसे खिलते हैं? बिल्कुल खड़े खड़े ऐसे चारों तरफ। तो किसी भी नायिका के बाल ऐसे हो सकते हैं क्या? लोक सीमा का उल्लंघन हो गया ना। तुलना तो कर रहे थे, आपने बालों को उभारदार बताना था, लेकिन आपने क्या बता दिया कि जैसे कि क्या हो? मोर के पंख हो। अब बताओ, संभव है क्या? जब भी कभी हम लोक सीमा का उल्लंघन कर दें, अरे आप ये समझो, किसी नायक ने कहा कि मेरी जो नायिका है वो तो वास्तव में चांद है, चांद का टुकड़ा है। अब बताओ, चांद होना या चांद का टुकड़ा होना ये तो संभव है,
क्योंकि दुनिया के अंदर चांद है और हो सकता है कि वो चांद उसी की नायिका हो, संभव है। तो हम तो मान लेंगे हाँ भाई ठीक है, वो अच्छा चांद वो रात को चमकता वो आपका, ये क्या ठीक है भैया, हमने मान लिया, लौकिक सीमा की बात है, ठीक है। लेकिन आपने क्या कहा कि वो गाना था ना, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद आया, मतलब वही है ना, अरे चांद तो एक तो था ही पहले और तुम गली के अंदर आ गए तो मुझे को लगा कि एक और चांद आ गया। अब दुनिया में चांद कितने हैं, एक ही है ना, और आपने कितने बता दिए, एक तो वो चमकने वाला जो कि रात को चमकता है, और एक तुम आए तो एक चांद और आ गया, हमारे पास तो दो चांद हो गए दुनिया के अंदर। तो ये लोक सीमा का उल्लंघन है। आपने कहा कि महाराणा प्रताप तो दूसरे सूर्य है, अब दुनिया में सूर्य कितना है, एक, और आपने क्या बता दिया, महाराणा प्रताप को दूसरा सूर्य। अब बताओ दुनिया में कोई दो सूर्य है क्या? आप जब भी कोई तुलना करें, तुलना में जब लोक सीमा का उल्लंघन कर दें, ये इसलिए बता रहा हूं, आपके युद्ध इत्यादि का कोई श्लोक आए ना तो हो सकता है उसमें अतिशयोक्ति कर दें। फला राजा ऐसे युद्ध कर रहा था जैसे कि उसके 1000 हाथ हों। कई राजाओं का वर्णन आता है ना, उसके चतुर्भुज कह देते हैं, 4 भुजा वाला राजा कह देते हैं, 4 भुजा वाला वीर कह देते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के 4 भुजा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। 4 भुजा कहने का मतलब यह हुआ कि वो इतनी मारधाड़ कर रहा है कि जो 4 हाथ करे ना उतना एक काम कर रहा है वो। लेकिन आपने क्या कह दिया कि वो व्यक्ति 4 भुजा वाला है। तो ऐसे प्रसंगों को हम कहेंगे अतिशयोक्ति। आप तो सीधी सी बात यह है, जहां पे बड़ा चढ़ा करके वर्णन ऐसा कर दिया जावे, ऐसा वर्णन कर दिया जावे जो लोक सीमा का उल्लंघन हो, दैनिक जीवन की सीमा का उल्लंघन हो। अरे आपने कह दिया कि मूर्ख व्यक्ति को समझाना तो बहुत कठिन है, और इससे पहले आपने उदाहरण दिए कि हम कोशिश करें ना, कोशिश करें तो रेत में से भी जूस निकाला जा सकता है। अब रेत में से जूस निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकल सकता, ठीक है। कोशिश करें मगरमच्छ के मुंह में से मणि को निकाला जा सकता है, संभव नहीं है, क्योंकि मगरमच्छ के मुंह में हाथ दोगे तो पक्का खाएगा ही खाएगा। कोशिश करें तो सांप के ऊपर से जो सांप की मणि है वो ला सकते हैं, वो कभी नहीं लाने देगा। ये लोक सीमा का उल्लंघन है। तो ऐसे प्रसंगों में अतिशयोक्ति होगी। जैसे उदाहरण देता हूं मैं, यहां पर एक उदाहरण आता है, मुखम द्वितीय चंद्र है, उसका मुख क्या है? दूसरा चंद्रमा है। अब दुनिया में तो चंद्रमा एक ही है ना, दुनिया में चंद्रमा एक ही है, और आपने क्या कह दिया, उसका मुख तो दूसरा चंद्रमा है। तो ये कहां पर पहुंच जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार के अंदर पहुंच जाएगा। और एक और, मैं अभी जो नायिका का वर्णन कर रहा था ना, वो सारी बात यहां पर आ गई। कथम उपरी कलापिनो कलापो विलसति तस्य तले अष्टमिंदु खंडम और कुवलय युगलम ततो विलोलम तिल कुसुमम तदध प्रबालम अस्मात्। किसी नायिका की बात वही आ रही है। अब देखो इधर, नायिका की तुलना तो कर रहे हैं, लेकिन तुलना लोक सीमा से बाहर कर रहे हैं। कैसे? कथम उपरी कलापिन कलापो विलसति, बाल ऐसे हो रहे हैं जैसे कि क्या मयूर का कलाप हो। मयूर का कलाप का मतलब मोर के जो पंख है ना, पंखों को फैलाने का जो काम है उसको कहा जाता है मयूर कलाप। मतलब बाल ऐसे हो जैसे कि मोर अपने पंखों को फैलाए हुए हो। अब बताओ संभव है क्या? नंबर 1। दूसरी बात देखो, तस्य तले अष्टमिंदु खंडम। अब देखो यहां पर बालों के नीचे अब ललाट है, ललाट है ना। अब ललाट को क्या बता रहे हैं? अष्टमी इंदु खंडम। इंदु का मतलब चंद्रमा। चंद्रमा भी पूरा चंद्रमा नहीं है, गोल ललाट नहीं है। कैसा है? अष्टमी। अष्टमी का जो चंद्रमा होता है, आधा चंद्रमा होता है ना, ऐसा उसका ललाट ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई अष्टमी का चंद्रमा हो। अष्टमी का चंद्रमा मतलब क्या हुआ? आधा चंद्रमा हो। ललाट ऐसे लग रहा है कि आधा चंद्रमा हो। अब ये बताइए, किसी व्यक्ति का जो ललाट है वो चंद्रमा नहीं हो सकता, फिर भी आपने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कुवलय युगलम ततो विलोलम, और उसकी जो दोनों आंखें है ना वो ऐसे लग रहा है कि जैसे कि कोई नीले कमल हो। कुवलय युगल, कुवलय का मतलब होता है नीला कमल, और युगल का मतलब 2। ऐसे लग रहा है कि जो दोनों आंखें है ना वो दोनों आंखें क्या हो? नीले कमल हो। और उसके बाद में
तिल कुसुमम, और वो जो नाक है ना, नाक क्या है? तिल का फूल है। तिल का फूल देखा होगा आपने, एक अलग प्रकार का होता है। तिल, तिल जानते हो ना, तिल का फूल, उसकी तरह नाक है। अब किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर तिल का फूल तो हो नहीं सकता। मतलब क्या हुआ? नाक को ऐसे तिल के साथ बता दिया, तिल के फूल के साथ बता दिया। और तदद प्रवाल मस्मात, जो प्रवाल होते हैं ना, प्रवाल, उनका वर्ण रंग लाल माना जाता है। और ओष्ठों को क्या बता दिया? कि नीचे जैसे कि कोई प्रवाल हो। अब बताओ, चेहरे के ऊपर क्या क्या बता दिया? चंद्रमा बता दिया, नीला कमल बता दिया, तिल का पुष्प बता दिया और प्रवाल बता दिया, जो कि लोक सीमा का उल्लंघन है। लोक सीमा का उल्लंघन होने पर जो अलंकार होगा वो अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो आज की कक्षा में हमने 5 अलंकारों की चर्चा की है। सबसे पहले कौन सा आया? अनुप्रास। अनुप्रास में तो क्या होगा? वर्णों की आवृत्ति होगी। वर्णों की आवृत्ति का मतलब यह हुआ व्यंजन वर्ण की आवृत्ति। दूसरा प्रसंग हमारे पास यहां पर जो आता है वो आया यमक। यमक का शाब्दिक अर्थ होता है युगल या जोड़ा, मतलब स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति हो, और आवृत्ति कम से कम 2 बार हो। आप तो ये समझ लीजिएगा, और दोनों बार उसका अलग अलग अर्थ हो। क्या परिभाषा दी हमने? सत्यर्थे पृथगर्थाया। यदि वो सार्थक है तो उनका अर्थ क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। और अर्थ नहीं होगा तो केवल आवृत्ति को यमक कह देंगे। लेकिन स्वर व्यंजन दोनों, अनुप्रास में केवल व्यंजन और यमक में स्वर और व्यंजन दोनों। और श्लेष में क्या हुआ? श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या है? चिपकाव, मतलब जुड़ाव। मतलब एक ही शब्द से जब अनेक अर्थ निकले, श्लेष थोड़ा सा कठिन अलंकार है। और स्वभावोक्ति और अतिशयोक्ति। स्वभावोक्ति में तो क्या होता है? नेचुरल। और अतिशयोक्ति में क्या होता है? अप्राकृतिक। पूरा का पूरा विपरीत वर्णन। दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है, स्वभावोक्ति और अतिशयोक्ति को। स्वभावोक्ति में तो नेचुरल वर्णन होगा, और अतिशयोक्ति के अंदर बढ़ा चढ़ा करके। कितना बढ़ा चढ़ा करके? कि लोक सीमा का भी क्या हो जाए? उल्लंघन। इस प्रकार से ये 5 अलंकारों को आज की कक्षा में हमने रखा है। आगामी कक्षा के अंदर जो बाकी के 5 अलंकार और हम रखेंगे, उनको भी क्रमिक तौर पर हम देखेंगे, जिसमें तुलना का प्रसंग आएगा, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, और एक अलंकार आएगा अर्थांतर न्यास। तो उन 5 अलंकारों को हम आगामी कक्षा के अंदर रखेंगे। तो 5 अलंकारों को इस कक्षा के माध्यम से हमने देखा है। धन्यवाद।